प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को आज भी करना पड़ा है। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में भी बिल्कुल कॉलेज टाइम होता है और जहां आप लोगों का स्टूडियो है बिल्कुल ये कॉलेज का ही एरिया है। तो रास्ते में इस टाइम कल भी ट्रैफिक था, आज भी ट्रैफिक मिला है। तो प्यारे बच्चे, इस वजह से थोड़ा लेट ही पहुंच पाया हूं। कल से कोशिश करूंगा थोड़ा सा समय से मैं घर से निकलूं। हालांकि समय से ही निकलता हूं, लेकिन और भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा और ट्रैफिक मिले तो भी। हालांकि ट्रैफिक का कोई यार हिसाब नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत लेट सेट हो ही जाता है। तो प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे साथी क्लास क्लास में आ जाएंगे जल्दी से, ठीक है? तो ऐसा भी संभव नहीं है कि बिल्कुल बहुत जल्दी ही निकला जाए, क्योंकि यार रात की क्लास भी आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 11:30 बजे तक तो क्लास ही चलती है। तो लगभग 12 बज जाते हैं यहाँ से निकलते निकलते भी। तो प्यारे बच्चे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप, 1-2 दिन की बात है, ठीक है? बाकी मैं कोशिश करूंगा कल से बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर आपकी क्लास शुरू हो पाए। फिलहाल हम लोग डाटा सफिशियंसी पर चलते हैं और ध्यान से समझते हैं कि डाटा सफिशियंसी क्या टॉपिक है, कैसे यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? ध्यान से एक बार कमेंट पर फोकस करेंगे सभी प्यारे साथी। एक बार सभी प्यारे साथियों से अनुरोध करता हूं, एक बार सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया बिल्कुल रोक दो कमेंट वगैरह को। पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। तुम्हारे टॉपिक कौन कौन से बच्चे हैं ये भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? और कितना समय लग जाएगा? 31 तक तो 100% हो ही जाएगा, जब तुमसे मैंने बोल दिया था। तो सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है अब। तो प्यारे बच्चे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार यहां पर ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये क्या है, कैसे है, यहां से क्या क्वेश्चन बनता है। ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे होगा। एक्चुअल में आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझो। आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को आप लोग जब यहां पर पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, किस तरीके से। ध्यान से समझना प्यारे गुड्डा, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे एक सवाल था, कमेंट रोक के पढ़ना भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे पेपर के हिसाब से। तो कमेंट को एक बार बिल्कुल रोक लो और सुनो ध्यान से। जैसे इसने हमसे एक चीज पूछी है, सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी में सबसे कम उम्र का कौन है। तो क्वेश्चन यहां पर बन रहा है कि ए बी सी डी में सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा, ये हमें बताना है। ध्यान से समझना। तो प्यारे गुड्डा, जैसे हमें बताना है सबसे कम उम्र का कौन है, तो मेरे पास एक कथन ये है और एक कथन ये है। मेरे पास दो कथन है प्यारे गुड्डा, इस जानकारी को निकालने के लिए कि सबसे कम उम्र का कौन है। एक कॉन्सेप्ट तो ये बन सकता है, एक कॉन्सेप्ट तो ये बन सकता है कि केवल कथन फर्स्ट ही पर्याप्त हो जाए। केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब क्या है? पर्याप्त का मतलब है कि इस जानकारी को देने के लिए जब मैं पहले कथन को सॉल्व करूं तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और मुझे पता चल जाए कि पहला वाला पर्याप्त है। प्यारे गुड्डा, दूसरा आपको पेपर में ऑप्शन मिलता है, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। मैंने क्या बोला? केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। ये दूसरा विकल्प बनता है कि अगर मानकर चलो पहले से नहीं हो रहा, दूसरे से हो रहा है, तो केवल सेकंड पर्याप्त है। एक बनता है कि मानकर चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले से ट्राई करता हूं, फिर मैं दूसरे से ट्राई करता हूं। इसमें एक और मजे की बात होती है कि अगर मेरा कथन ना पहले से हो रहा, मतलब ना दूसरे से आ रहा, मेरा जो आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा है सबसे कम उम्र का कौन है, तो क्वेश्चन में मैं इन दोनों को मिला के देख लेता हूं। तो जिससे एक ऑप्शन बनता है कि कथन फर्स्ट व सेकंड, कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। क्या बोला इसने? फर्स्ट व सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। इस कंडीशन में क्या होता है भैया? इस कंडीशन में होता है कि दोनों के दोनों मिलकर पर्याप्त होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि दोनों के दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, पहले से और दोनों दूसरे से, दोनों से मिलाकर होगा। और प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब है एक ऐसा भी होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग पर्याप्त हैं। क्या बोलेगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग पर्याप्त हैं। कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों अलग अलग पर्याप्त हैं, दोनों अलग अलग पर्याप्त हैं। कहने का मतलब हुआ फर्स्ट से भी हो जाए और सेकंड से भी हो जाए तो मैं कहूंगा दोनों के दोनों अलग अलग पर्याप्त हैं। और लास्ट ऑप्शन बन जाता है, लास्ट ऑप्शन बनता है कथन फर्स्ट व सेकंड, कथन फर्स्ट व सेकंड मिलकर भी पर्याप्त पर्याप्त नहीं है। मिलकर भी पर्याप्त नहीं है प्यारे बच्चे।
बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब हो गया कि दोनों के दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है, ये कंडीशन बनती है। ये इन 5 ऑप्शन में से कोई से भी 4 ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पर रख सकता है। सही है, यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है, अब ध्यान से समझना। प्यारे गुड्डा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ABCD में सबसे कम उम्र का कौन है, ये मुझे जानकारी निकालनी है। सबसे कम उम्र का कौन है, ये जानकारी मुझे इस क्वेश्चन में आपको बतानी है कि ABCD में सबसे कम उम्र का कौन है। अगर मैं पहले वाले से सॉल्व करूं तो ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है A D और B से बड़ा है। यानी मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूं तो मुझे ये पता चला कि A जो है वो D से भी बड़ा है और A जो है वो B से भी बड़ा है। बात आ रही है समझ में? A D से भी बड़ा है और A B से भी बड़ा है। बात आ रही है समझ में? तो मैंने यहां पर बोल दिया कि A D से भी बड़ा है और A B से भी बड़ा है। और यहां पर कह रहा है, अब मुझे ये बताओ कि पहले वाले की तो जानकारी बस इतनी तो थी, तो क्या मैं इसके आधार पर ये बता सकता हूं सबसे कम उम्र का कौन है? पता है क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अभी इसमें 4 व्यक्ति थे ABCD। अब इसमें A आ गया, D आ गया, B आ गया, लेकिन C तो कहीं आया ही नहीं है। और जब C नहीं आया तो मैं किस आधार पर कह दूं कि सबसे नीचे C आएगा? C ऊपर भी आ सकता है, C इनके बीच में भी आ सकता है। तो मुझे नहीं पता कि C कहां आएगा, तो मैं सबसे छोटा पहले वाले के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बता सकता। बोलो, बात समझ में आ रही है? दूसरा, अब मैं दूसरे से करूंगा। जब मैं दूसरे से करूंगा तो ये आएगा कि C A से बड़ा है। जब मैं इसे कर रहा हूं तो ये कह रहा है C A से बड़ा है। प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रही है? मुझे ये बताओ, क्या मैं केवल दूसरे वाले के आधार पर ही बता सकता हूं कि सबसे छोटा कौन है? सर, केवल दूसरे वाले में तो C और A आए हैं, B और D तो मौजूद नहीं है। तो मैं किस आधार पर कह दूं कि B और D कहां आएंगे? ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, बीच में आएंगे? ये तो नहीं कह सकता। अब ध्यान से समझने की कोशिश कर लो, ये क्या कह रहा है। प्यारे गुड्डा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो ध्यान से समझना। अब जब मेरे पास फर्स्ट से भी आंसर नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया, तो मेरे पास लास्ट हथियार क्या है कि मैं फर्स्ट व सेकंड, क्या बोला? फर्स्ट व सेकंड दोनों को मिलाकर देखने की कोशिश करूंगा। और दोनों को मिलाने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक चीज कॉमन होना बहुत जरूरी है। कोई भी अक्षर कॉमन जरूर होना चाहिए। जब आप यहां पर दोनों को मिला रहे हैं तो कॉमन क्या है? सर, कॉमन A है, दोनों में A कॉमन है। तो मैंने यहां पर मिलाया तो A रखा। मुझे पता है A से ऊपर क्या है? C, तो A से ऊपर क्या हो गया? C हो गया। और A से नीचे क्या है? D, तो A से नीचे क्या हो गया? D हो गया। और प्यारे बच्चे, यहां पर B को क्या मैं D से नीचे रखूं? मुझे क्या पता कि B D से नीचे आएगा कि कहां आएगा? यहां पर तो A से नीचे है B, लेकिन अब A से नीचे है B, तो प्यारे बच्चे D से ऊपर है कि D से नीचे है या D के बराबर में है, ये नहीं बता सकता। कहने का मतलब हुआ कि मैं यहां पर ये पूरी तरीके से कंफ्यूज हूं कि प्यारे गुड्डा सबसे छोटा D होगा कि B होगा। मैं दोनों को मिलाकर भी जवाब नहीं दे पा रहा कि कौन सा सबसे छोटा होगा। मुझे बताओ, सबसे छोटा D है कि B है? क्या तुम ये बात डंके की चोट पे कह सकते हो कि D है? क्या ये बात कह सकते हो कि B छोटा है? आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज वास्तव में आप लोगों को पता नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इस सवाल का आंसर आएगा कि दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 सही जवाब है, मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। जवाब क्या आएगा? मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं होंगे। एक बार थोड़ा सा बता दो, थोड़ा समझ में आया है कि नहीं आया है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। पहला ही तो क्वेश्चन कराया मैंने अभी, मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं चल रहा। मुझे बस इतनी सी बात बता दो, क्या तुमको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अगर इतनी बात समझ में आई है तो गजब बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल, अब इसे डिस्कस करना है। एक बार यह ध्यान रखना कि आपको अभी कोई भी कमेंट नहीं करनी है, पहले आपको केवल मेरी बात सुननी है, ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, समझा मैं दूंगा, इतना अपने भाई पर भरोसा रखो, लेकिन अभी कोई भी कमेंट मत करना। ध्यान से सुनो, सवाल क्या कह रहा है। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ABCD में सबसे हल्का कौन है, यही बात तो बतानी है। यही बात तो बतानी है कि ABCD में सबसे हल्का कौन है। सबसे पहले मैं कथन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करूंगा। कथन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कथन नंबर फर्स्ट कहता है कि B A से अधिक भारी है। तो यहां पर मैंने B को A से ऊपर रख दिया, क्योंकि इसने कहा था B A से अधिक भारी है, तो मैंने B को ऊपर रख दिया, और A से अधिक भारी था तो A से ऊपर रख दिया। मुझे ये बताओ मेरे प्यारे वीर कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि पहले के आधार पर ये बता दो सबसे हल्का कौन है, तो यहां पर तो दो ही नाम आए हैं, A B। C और D तो अभी आए ही नहीं है,
जबकि मुझे 4 व्यक्तियों में से बताना है, ए बी सी डी में से बताना है कि हल्का कौन है। जब इन 2 आदमियों का जिक्र ही नहीं हुआ पहले कथन में, सी का और डी का, तो मैं अपने आप ही अंदाजा तो नहीं लगा सकता कि सी और डी में से कौन सा कहां आएगा, इनके ऊपर आएगा, नीचे आएगा, डी और सी में कौन सा आगे पीछे रहेगा, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तो पहले से तो हो ही नहीं रहा। अब बात कर लेते हैं कि हो सकता है शायद सेकंड वाले से हो जाए। तो जैसे ही मैं सेकंड वाले से करने लगा, तो सेकंड वाला कह रहा है कि ए सी और डी से हल्का है। इसका मतलब जो ए है ना वो सी से भी हल्का है, और जो ए है वो डी से भी हल्का है। प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात और ध्यान रखना, जब आप पहला कथन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दूसरे कथन की किसी जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। जब आप दूसरा कथन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहले वाले की जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। प्यारे गुड्डा, सबसे मजे की बात यह है कि मुझे यह बताओ, क्या इसमें सेकंड के आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि कौन सबसे हल्का होगा? एक्चुअल में सेकंड में ए आया है, सी आया है, डी आया है, बट बी तो है ही नहीं। बी तो है ही नहीं। और मुझे यह बताओ कि बी ऊपर आएगा, इनके बीच में आएगा, इनके बराबर में आएगा, इनके नीचे आएगा, यह जानकारी तो मैं अपने आप नहीं बता सकता। इसका मतलब हुआ सेकंड से भी नहीं होगा। तीसरा हथियार मैंने क्या बताया था? तीसरा बताया था गुड्डा, फिर हम इसे फर्स्ट व सेकंड को दोनों को मिलाकर चेक करेंगे। दोनों को मिलाने के लिए क्या करना है? दोनों को मिलाने के लिए अब ऊपर वाली जानकारी से कोई लेना देना नहीं है, केवल दोनों के डायग्राम पर फोकस करना है। और जैसे ही प्यारे वीर दोनों के डायग्राम पर जाएंगे, तो डायग्राम में मैंने दोनों को ज्वाइंट करने के लिए क्या उपाय बताया था? भैया जी, एक लेटर, एटलीस्ट एक लेटर तो, कम से कम एक अक्षर तो कॉमन होना ही चाहिए। तो मैंने आप लोगों से कहा कि इन दोनों में कॉमन कौन है? ए कॉमन है। तो मैंने यहां पर चेक किया कि ए को यहां लिख दिया। मैं पहले को देख रहा हूं तो ए से बी बड़ा है, तो बी को मैंने यहां ऊपर लिखा। मैं यहां देख रहा हूं तो ए से सी बड़ा है, मैंने ए से ऊपर सी रख दिया। मैं यहां देख रहा हूं तो ए से डी बड़ा है, मैंने ए से डी को ऊपर रख दिया। अब मुझे यह बताओ, इसने कहा था सबसे हल्का कौन है, क्या दोनों चीजों को मिलाकर क्वेश्चन करने के बाद इस बात पर मोहर नहीं लग सकती कि सबसे हल्का ए है? क्योंकि ए से बी भी बड़ा है, ए से सी भी बड़ा है, ए से डी भी बड़ा है। 4 लोग थे, ए बी सी डी, ए से तीनों बड़े हैं, तो क्या ए सबसे हल्का नहीं होगा? और ये जवाब क्या आया? ये जवाब आया जब मैंने दोनों चीजों को मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर दिया। मेरे प्यारे वीर, एक बार बता दो, पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा इस बार कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा अप हुआ। इस बार कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा अप हुआ होगा। प्यारे गुड्डा, मैं उम्मीद करता हूं कि बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक एक चीज को जब तक सिखा नहीं देता तब तक मुझे भी चैन नहीं है कि यार कैसे आप लोगों को नहीं सिखा पा रहा हूं। एक अंदर से ये जिज्ञासा होती है कि आपको आनी ही चाहिए। बोलेंगे एक बार बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आ जाएगा कथन फर्स्ट व सेकंड। कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों मिलकर, कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, क्या ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से अब समझ में आई है? मैं अब तुम्हें अगले क्वेश्चन को सिखाऊंगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन को सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आप सीख पाओ। प्यारे बच्चे, अभी थोड़ी सी एक चीज, जो बच्चे लास्ट में जुड़े हैं, मैं एक चीज बता देता हूं, थोड़ी सी लेट क्लास स्टार्ट हो पाई है। एक्चुअल में आपका जो हमारा स्टूडियो है प्यारे गुड्डा, ये बिल्कुल कॉलेज वगैरह के बिल्कुल आसपास है, और सुबह सुबह कॉलेज का भी टाइम होता है। प्यारे गुड्डे, आप लोग जानते होंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई की जैसे ही सभी लोग कॉलेज आते तो कहीं ना कहीं जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वही चीजें हैं, सब गाड़ी से बाइक से ऐसे ही आते। ट्रैफिक सुबह सुबह थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। इस वजह से कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल समय से आपकी क्लास में आ जाऊं। प्यारे गुड्डा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई शिवम, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा बिल्कुल भी, चाहे सवाल हो 2, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा। टॉपिक बाउंस चला जाएगा थोड़ी सी देर में, ठीक है? आराम आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। 31 जनवरी तक आराम से सिलेबस खत्म कर दूंगा, परेशान मत हो। यहां पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना, फिर से कॉपी पेन रोक दो, तुम केवल मेरी बात सुन लो। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को यहां पर ध्यान से समझना। क्वेश्चन को यहां पर समझो। ये कह रहा है कि LOPQ एक व्रत में खड़े हैं, ठीक है? एक व्रत में खड़े हैं। सवाल यहां पर मुझसे कह रहा है कि P के दाईं ओर कौन खड़ा है? ध्यान से समझना, यानी कि 4 व्यक्ति हैं यहां पर। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन? LOPQ। और क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोला LOPQ एक व्रत में खड़े हैं, और क्वेश्चन यहां पर कह रहा है P के दाईं ओर कौन खड़ा है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। तो यहां पर कथन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझो। कथन फर्स्ट है P सबसे छोटा है। P सबसे छोटा है।
अगर मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी समझदारी की बात है। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि पी के दाईं ओर कौन खड़ा है, वृत्त में खड़े करके कह रहा है दाईं ओर कौन खड़ा है। पहला कथन मुझसे कह रहा है कि पी सबसे छोटा है। यार छोटा बड़ा नहीं पूछा उसने बस एक बात बोली है कि पी के दाईं ओर कौन खड़ा है। तो मुझे ये बताओ कि पी सबसे छोटा है, क्या ये कोई भी तुम्हारे काम का शब्द है, तुम्हारे काम का कथन है, तुम्हें कोई फायदा होगा इससे, कोई जानकारी मिल जाएगी? नहीं, पहले वाले से तो बात बन ही नहीं सकती, कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला वाला तो खत्म हो गया, पी सबसे छोटा है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है एल क्यू के बाईं ओर है। कह रहा था एल ओ पी क्यू एक वृत्त में खड़े, तो मैंने यहां पर वृत्त बना दिया। मैंने वृत्त बनाया, 4 लोग यहां पर बिठाए। मैंने कहा जब कभी भी नहीं बताता कौन का दायां बायां किधर है तो केंद्र की ओर मानती है, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका राइट ये है, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु, इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु। ये मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में सिखाया भी था, ठीक है। सबसे पहली बात कह रहा है कि एल क्यू के बाईं ओर खड़ा है। अगर ये क्यू है तो क्यू के बाईं ओर अर्थात इधर एल खड़ा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ओ क्यू के दाईं ओर खड़ा है। ओ क्यू के दाईं ओर खड़ा है तो क्यू का दायां इधर ओ होगा और बचा हुआ पी ऊपर आ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे ये बताओ कि पी के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो पी के दाईं ओर एल खड़ा है। आप लोगों का जवाब आ चुका है। सेकंड कथन से बिल्कुल बेहतर तरीके से आपने मेरे प्यारे वीरों इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, जबकि कथन सेकंड पर्याप्त है। जबकि कथन सेकंड पर्याप्त है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बताओ कि कॉन्फिडेंस का लेवल कहां पहुंचा? धीरे धीरे एक एक चीज समझ में आ जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज की क्लास के अगले सवाल पर चलूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे समझ लेते हैं। एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से सभी प्यारे साथी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझते चलो, एक एक चीज को समझाना जिम्मेदारी के साथ है। बताओ भाई जल्दी से। भैया अब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, अब आ रहा है तो अभी सही। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, रुक जाओ भी, पहले पढ़ लो ध्यान से, मैं करा रहा हूं। सवाल यहां पर कह रहा है कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है। सवाल को बोलेंगे राजन का सुंदर से क्या संबंध है। तो सवाल यह है, मैंने कहा कि कथन नंबर फर्स्ट को पकड़ो। पहला कह रहा है कि राजन की बहन शारदा है। इसका मतलब हुआ अगर ये राजन है तो राजन की बहन कौन है? राजन की बहन शारदा है, अर्थात राजन के बराबर में शारदा लिखो, और बहन है तो फीमेल होगी, जिसे मैं माइनस से प्रदर्शित करता हूं। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, कह रहा है राजन की बहन शारदा है। पहले कथन में ये बात बोली थी। क्वेश्चन करता है राजन का सुंदर से क्या संबंध है। मुझे ये बताओ, क्या इस कथन के डायग्राम के आधार पर तुम बता सकते हो राजन का सुंदर से क्या संबंध है? भैया मैं कैसे बता दूं, सुंदर तो है ही नहीं, इसमें सुंदर है ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूं, मामला ही नहीं बनेगा। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड का क्या हिसाब किताब है? शारदा के पिता का नाम सुंदर है। कह रहा है शारदा के पिता का नाम सुंदर है। अगर ये शारदा है तो शारदा के पिता का नाम क्या है? शारदा के पिता का नाम सुंदर हो जाएगा। शारदा के पिता का नाम क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है शारदा के पिता का नाम सुंदर है। प्यारे साथी मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर शारदा के पिता का नाम सुंदर है तो क्या केवल दूसरे के आधार पर तुम मुझे यह बता सकते हो कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है? इसमें राजन तो है ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अब पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, मेरे पास तीसरा हथियार क्या है? तीसरा हथियार है मैं दोनों को जोड़कर चेक करूंगा। कर लूं, मैंने कहा फर्स्ट व सेकंड दोनों को मिलाकर चेक करेंगे। अब हम चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी भैया? एक कम से कम एक तो कॉमन होना ही चाहिए।
तो मैंने आप लोगों से कहा दोनों में चेक करो कॉमन कौन है, तो शारदा कॉमन है। शारदा कॉमन है तो मैंने यहां पर शारदा को लिख लिया। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि शारदा से जस्ट ऊपर सुंदर का नाम है, शारदा से जस्ट ऊपर सुंदर का नाम है, और सुंदर के जस्ट बराबर में है ना, ऐसे समझो, शारदा के जस्ट ऊपर सुंदर का नाम है और शारदा के जस्ट बराबर में राजन का नाम है, शारदा के जस्ट बराबर में राजन का नाम है। राजन का सुंदर से क्या संबंध है, राजन सुंदर का बेटा ही तो होगा। प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में, बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जवाब आ जाएगा, पहले से नहीं होगा, दूसरे से नहीं होगा, दोनों को मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। तो मैंने यहां पर बोला दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। कथन फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट व सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। सभी प्यारे साथी बता दो क्या मेरी बात अब समझ में आई? ठीक है भाई, चल बहुत बढ़िया। हर सवाल के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अब एक बार थम्स अप करके बताओ यहां तक तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक मेरे सभी प्यारे साथी बता दो कोई समस्या तो नहीं है, बात एकदम ओके है कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे, सभी प्यारे साथी बोलेंगे। चौधरी लिख रहे हैं सर आप मोए जो बताओ बिना पढ़े दरोगा बन सकते हैं? बेटा बिना पढ़े दरोगा बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है इनका। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ी देर में बैच और खत्म करवाऊंगा तेरा, फिर तू सीधा दरोगा नहीं सीधा इंचार्ज बनेगा। बताओ भाई जल्दी सवाल का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे कोई महीना है जिसका 13वां दिन बताना है कि 13वां दिन कौन सा होगा। यानी 13वें दिन का मतलब है 13 तारीख को कौन सा दिन है। माह का 13वां दिन मतलब 13 तारीख। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। पहला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है आ जाओ बताता हूं। महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। सवाल कर रहा है महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। मुझे यह बताओ जो अंतिम दिन दिया है, अंतिम दिन दिया है, लास्ट डे दिया है, वो कौन सा दिया है? मंगलवार। सर एक चीज तो है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यह पता होता, मुझे यह पता होता कि महीना कितने दिन का है, तो मैं इस आधार पर जवाब दे देता कि अंतिम दिन मंगलवार है। मुझे इतनी सी बात बता दो, इस क्वेश्चन में महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, क्या मैं मात्र इसी बात के आधार पर तुम्हें यह बता सकता हूं कि महीने का 13वां दिन क्या है? महीने का 13वां दिन तो तभी बताओगे ना जब तुम्हें यह पता होगा कि भैया महीना 30 दिन का है, 29 का है, 31 का है, 28 का है। ये तो नहीं पता। और यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। अंतिम दिन मंगलवार है, पर यूं तो बता अंतिम दिन की तारीख कितनी है। जब तक ये पता नहीं होगा तो पहले से सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो पहले से तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा जाओ। अगर ये पता होता कि 31 का है, यूं कह देता कि महीना 31 का है और अंतिम दिन मंगलवार है, तो मैं उसी हिसाब से हिसाब लगा लेता। 30 का बोलता तो अभी हिसाब लगा लेता, लेकिन मैं ऐसे हिसाब कैसे लगा सकता हूं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। और सेकंड को चेक करो, सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है। इसका मतलब यह हुआ कि जो महीने का 16वां दिन है उस दिन शुक्रवार है, अर्थात फ्राइडे है, अर्थात फ्राइडे है 16 तारीख को। तो मुझे यह बताओ कि 15 को क्या होगा? सीधी बात है थर्सडे होगा, थर्सडे ही तो होगा 15 को। सर 14 को क्या होगा? 14 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे। सर मुझे यह बताओ 13 को क्या होगा? सर मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 13 तारीख का ही पूछा था, ट्यूसडे सही होगा और आंसर हो जाएगा कथन सेकंड पर्याप्त है। पहला पर्याप्त नहीं है, कथन सेकंड पर्याप्त है। बोलो जल्दी से, एक बार नीचे कमेंट करो भैया ऐसे तो 5 में भी पी का जिक्र नहीं किया गया है, वे दोनों भी अपर्याप्त हैं। एक बार देखिए कमेंट को रोक लो, 5वां बता देता हूं, 5वां बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला क्वेश्चन था इनका? अच्छा ये वाला, पी के दाईं ओर कौन खड़ा है? मेरे भाई यहां पर तो एक चीज बताओ, इसने कहा एल क्यू के बाईं ओर है, तो क्यू के बाईं ओर एल हो गया, ओ क्यू के दाईं ओर है तो क्यू के दाईं ओर हो गया, तो यही तो स्थान बचा है, पी यही तो आएगा। फिर जब स्थान ही एक बचा है, जब स्थान एक ही बचा है मेरे वीर, तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं है गगन भाई, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या था ये?
हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन हमने चेक किया था कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा है कि 13 तारीख को ट्यूसडे आ रहा है और वो आ रहा है केवल दूसरे वाले से। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब होगा कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है, जबकि कथन सेकंड पर्याप्त है। जबकि कथन सेकंड पर्याप्त है। बोलो, आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है? सवाल को ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि एक्स वाई से किस दिशा की ओर है। जो एक्स है वाई से किस दिशा की ओर है? तो पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला चेक करते हैं कथन। एक्स डब्ल्यू के ठीक पूर्व की ओर है। तो मुझे ये बताओ, डब्ल्यू अगर ये है तो इसके पूर्व में यहां पर ही तो एक्स आएगा। लेकिन क्या मैं इस डायग्राम के आधार पर तुम लोगों को यह बता सकता हूं, बेटा राजन लड़का है, मेरे दोस्त राजन लड़का है, संदीप चौहान राजन लड़का है, ठीक है। सवाल कर रहा है एक्स वाई से किस दिशा में। तो मुझे ये बताओ कि एक्स और डब्ल्यू तो आए, इसमें वाई तो है ही नहीं। वाई यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, क्या मैं मुझे कुछ पता है? तो पहले से तो नहीं होगा। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड पर आ जाओ मेरे भाई। सेकंड कह रहा है डब्ल्यू ठीक वाई के दक्षिण की ओर है। अगर ये वाई है तो वाई के दक्षिण की ओर कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू वाई के दक्षिण की ओर है, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? डब्ल्यू दक्षिण की ओर है, वाई से तो नीचे हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ एक्स वाई से किस दिशा की ओर है? क्या दूसरे से बता सकते हो? सर नहीं बता सकता। पहले से इसलिए नहीं बता सकता था, पहले में एक्स है पर वाई नहीं है। दूसरे से इसलिए नहीं बता सकता, वाई है पर एक्स नहीं है। तो अब किससे बताऊंगा? प्यारे दोस्तों, मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है? फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलाकर चेक करो। और दोनों से मिलाकर चेक करने के लिए क्या बोल रखा है मैंने? मैंने बोल रखा है कि जब तक दोनों कॉमन, दोनों में से कोई कॉमन ना हो तब तक नहीं हो पाएगा। तो दोनों में से कॉमन कौन है? डब्ल्यू कॉमन है, डब्ल्यू को यहां पर लिख दो। डब्ल्यू के ऊपर कौन है? वाई, तो डब्ल्यू के ऊपर वाई लिख दो, ठीक है ना। और डब्ल्यू के बराबर में यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स लिख दो। सवाल यहां पर कह रहा है एक्स वाई से किस दिशा की ओर है, तो ये एक्स वाई से कहां है? हमें पता है ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, तो बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और आंसर की बात करूं तो कथन कथन फर्स्ट व सेकंड मिलकर पर्याप्त है। क्या बोलेंगे? मिलकर पर्याप्त है, मिलकर पर्याप्त है, ठीक है। चलो, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे दोस्तों, मुझे बता दो अभी आप लोग, अभी तो क्वेश्चन बहुत बचे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी तो हमारी क्लास कल भी हम इसे ही पढ़ेंगे। और प्यारे गुड्डा, अगर मैं अब क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन को एक बार तुम पढ़ने की कोशिश करो और करने की कोशिश करना। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। यहां से आगे कल हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, और कल यहां से आगे, आज हमने इसका बहुत बेसिक सा सुन लिया है, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है भाई, चौधरी नहीं करवाऊंगा यार कोर्स बंदने से, तो मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे बंद थोड़ी करवाऊंगा, तुम भाई हो यार अपने। सभी लोग प्यारे बच्चे, मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई हैं, मीनू हैं, विशाल भारती हैं, विपिन हैं, सूरज हैं, और जितने भी सभी प्यारे दोस्त हैं क्लास में, मतलब क्लास में जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, तुम सभी अपने छोटे बहन भाई हो। ऐसे तो मैं कभी कभी कह देता हूं कि तुम्हारा बैच बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें ब्लॉक करा दूंगा, जब तुम लोग ज्यादा परेशान कर देते हो, एक दो लोग मतलब कभी कभी, तो मैं कह देता हूँ कि ऐसे आज तक कभी किसी का करवाया नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर एक बार करने की कोशिश जरूर कर लेना। कल यहां से आगे ही मैं कंटिन्यू कराऊंगा और यहां से आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज तुम लोग इतना समझे होंगे, कल मैं आपको शुरू में ही दिखा दूंगा कितना सिलेबस बचा हुआ है। आज ही उससे डिस्कस करना था, पर आज थोड़ा समय भी कम था, क्लास थोड़ी लेट शुरू हो पाई थी। कल प्यारे बच्चे बिल्कुल समय से क्लास 100% स्टार्ट करेंगे, ये निश्चित बात है। मतलब मैं टाइम से आ जाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना होना, तुम भी टाइम से आ जाना, ठीक है भाई। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में और बताओ कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत सारा प्यार और प्यारे वीर। अगर मैं आज की क्लास की आप लोगों से बात करूं तो आज का टॉपिक हम डाटा सफिशिएंसी रख रहे हैं, जो कि आप लोगों को मैंने एक दिन कराया भी था, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट थे कि भैया डाटा सफिशिएंसी के अलावा बाकी चीजें भी, मतलब डाटा सफिशिएंसी को बाद में ही करा दे रहा, क्योंकि बाकी के टॉपिक जो अभी हमारे नहीं हुए वो हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यारे साथी कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने उस समय पर कहा था कि कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार लास्ट में भी करा दूंगा। तो अब क्योंकि लगभग रीजनिंग हमारी सारी ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद हमें बस एक टॉपिक वही तो पढ़ाना है, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा अनुमान, तो उसका यूज कभी डाटा सफिशिएंसी में नहीं होता है। दूसरी बात प्यारे साथी ये है कि डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग जो हमारा टॉपिक है उसे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको डिसीजन मेकिंग में अगर उलझाऊं, डिसीजन मेकिंग नहीं सॉरी उसमें इनपुट आउटपुट में, तो इनपुट आउटपुट को हम बाद में पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट में आगे से मैं आपको उलझा दूं तो जहां तक मुझे लगता है फिर चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऐसी हो जाएंगी कि मुझे लगेगा कि यार अभी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं उसमें तो जब भी पेपर में नहीं पूछा जाना, और फिर उसमें जब भी पेपर में नहीं आना इनपुट आउटपुट यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और मैं भी उसमें आपको लगा दूं तो आपका बहुत लोगों का कांस्टेबल का भी पेपर है, तो मुझे लगता है आप बाद में करेंगे। एज टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा अमन भाई, एज टॉपिक नहीं कराऊंगा, एज टॉपिक मैथ में होगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी का उस दिन आपको मैंने बेसिक तो समझा ही दिया था, बस क्वेश्चन से प्रैक्टिस हमें करनी होगी बढ़िया तरीके से। तो सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए? तो प्यारे साथी अगर आज के सेशन के लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयार हैं तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या है? सवाल यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन जो यहां पर कह रहा है वो कह रहा है कोट भाषा में कौन सा शब्द ऐसा है जो गिव को दर्शाता है। अर्थात गिव का कोड पूछा है कि गिव का कोड क्या हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो प्यारे साथी सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो ये जो पहला ऑप्शन है हमें तब लगाना है जब गिव का कोड पहले ही कथन से निकल जाएगा, यानी केवल कथन फर्स्ट ही पर्याप्त होगा। दूसरा प्यारे साथी अगर मानकर चलो केवल सेकंड से ही हो जाए, ये वाला सेकंड है, अगर केवल सेकंड से हो जाए तो हम कहेंगे केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। मानकर चलो दोनों से मिलकर हो तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। दोनों पर्याप्त होने का मतलब है दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। क्या बोलेंगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, और अगर मिलकर भी ना हो तो दोनों के दोनों अपर्याप्त हैं। प्यारे वीर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। यहां पर कह रहा है कि गिव का कोड क्या है, तो पहले मुझे ये बताओ पहले कथन से क्या मैं गिव का कोड निकाल सकता हूं? यहां कह रहा है गिव मी सम टी के लिए डी मिन टू टी लिखा जाता है, तो गिव का कोड तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कोई संभावना ही नहीं है कि डायरेक्ट पहले से ही निकाल सकूं। अब यहां पर डायरेक्ट दूसरे से निकाल सकता हूं क्या गिव का कोड? प्ली और डी डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकता ना मैं इसे, क्योंकि बात बन ही नहीं सकती। तो गिव का कोड पहले और दूसरे में अगर मैं दोनों से मिलाकर करूं पहले और दूसरे से, तो गिव ऊपर और नीचे अगर दोनों में कॉमन है तो मैं ये देखूंगा कि दोनों में कॉमन कौन है। तो PLEA तो ऊपर है ही नहीं, तो DE है, केवल यही बचा, तो यही आंसर होगा। तो गिव का कोड होगा DE, और ये मेरा जवाब पहले से नहीं आया, ये मेरा जवाब दूसरे से नहीं आया, ये मेरा जवाब आया पहले और दूसरे दोनों से मिलाकर। तो आंसर होगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। हालांकि यहां पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज एग्जाम में थी मैंने डिक्टो वही लैंग्वेज लिखी है, लेकिन होना यह चाहिए था कि फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसे मिले कि फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं तो वो भी सही है, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो पर्याप्त हुए हैं, नहीं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है। एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल यहां पर कह रहा है भैया कौन BLUE का कोड होगा। BLUE, तो मुझे ये बताओ क्या BLUE ऊपर आया है? तो सर ऊपर BLUE नहीं आया, आया ही नहीं है सर, तो पहले से तो कोई मतलब ही नहीं है जब आया ही नहीं है। दूसरे में आया है BLUE, तो प्यारे साथी क्या बोलेंगे? ये सारी चीजें तो दूसरे से भी नहीं होगा, मुझे क्या पता कौन कौन होगा, दोनों को मिला के देख लेता हूं। तो मुझे ये बताओ क्या HYA हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर भी आया है। ऊपर क्यों आ गया? जब ऊपर BLUE आया ही नहीं है तो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा EYS हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर आया है। मुझे बताओ E हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर आया है। PENA हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर आया है, और ऊपर BLUE आया ही नहीं है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे साथी, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो NEL होगा। और ये किससे आया? देखो यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये केवल सेकंड से ही हो गया, जवाब दे रहे हैं केवल सेकंड से ही हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये केवल सेकंड से कहां हो गया? आप मुझे ये बताओ, जो आपने ये वाले सब चीजें काट दी, मुझे बताओ जो आपने ये वाली सब चीजें काट दी, ये क्यों काट दी? अगर ऊपर वाला नहीं होता तो क्या इन्हें काट देते तुम? तो ये तुमने ऊपर वाले को देखने के आधार पर ही तो काटे हैं।
मुझे ये बताओ, ये वाले जो तुमने काटे हैं इनको ऊपर वाले के देखने के आधार पर तो काटे, तो आपने पहले वाले की सहायता ली है कि नहीं ली है? और ली है तो फिर मुझे बताओ तुम ये क्यों कह रहे हो कि केवल पहले वाले से हो रहा है या दूसरे वाले से हो रहा है? ये दोनों से मिलकर हो रहा है, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा भैया कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं और ये मिलकर पर्याप्त होंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज की क्लास के अगले सवाल पर चलें। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बताएंगे सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा? हाँ भाई बताओ, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्यारे गुड्डा यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि लेट का कोड क्या होगा? लेट का कोड पहले वाले में LATE आया है, तो क्या मैं इससे आंसर बता सकता हूं? एनविसली हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है? पहले से तो बता ही नहीं सकता ना मैं कि लेट का कौन सा। यहां पे तो ये सारी की सारी आ रही है, सही है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? LATE यहां पर भी आया है, तो LATE के लिए इतना ये भी मैं नहीं बता सकता कि कौन सा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना। तो यहां पर LATE यहां भी और यहां भी दोनों में कॉमन ले लो दोनों से करने के लिए, ठीक है? और जब आप दोनों को कॉमन लेंगे करने के लिए, तो मैं ये बोलूंगा ऊपर और नीचे जो दोनों में कॉमन है वो LE है, तो यही आंसर होगा। और ये किससे हुआ? दोनों एक साथ पर्याप्त है, दोनों से मिलकर होगा, दोनों से मिलकर होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड एक साथ पर्याप्त हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है जी इनइक्वलिटी भी पढ़ा दो, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वलिटी आप एक बार खोल के देखो अपने टॉपिकों को, मैंने पढ़ाया कि नहीं, ठीक है? सही है ना? एक बार चेक करो, वास्तव में मैंने एक चीज को बढ़िया समझाया है, ठीक है? अब दोबारा सब समझो, ऐसे क्वेश्चन को फिर समझो। एक और क्वेश्चन ऐसा सवाल यहां पर कह रहा है कि आई लाइक गुड हैबिट्स को 126 कोड किया जाता है, तो हैबिट्स का कोड क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है बता दो कि हैबिट्स का जो कोड है वो क्या होने वाला है। एक बार गौर से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। हैबिट्स का कोड पूछ रहा है, हैबिट्स का कोड। तो प्यारे साथी मुझे ये बताओ, आई लाइक गुड हैबिट्स को 126, इसने सवाल के अंदर ये बात बोली भी है कि लाइक गुड हैबिट्स को 126 कोड किया जाता है। उसके बाद हैबिट्स का कोड पूछा है कि हैबिट्स का कोड क्या होगा। अब ये बताओ, आई लव पिक्चर्स के लिए 785 लिख रहा है, थॉट बिकम्स हैबिट के लिए 856 लिख रहा है। कोड कैसे बनाऊंगा बोलो? तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, पहले वाले से बता सकता हूं। एक और बात, जो ऊपर सवाल के अंदर चीज मौजूद दी गई है उसका प्रयोग तो मैं किसी भी स्वतंत्र तरीके से दोनों के दोनों कथन में से कहीं भी कर सकता हूं, क्योंकि वो चीज ऊपर बोली ही गई है, ठीक है? वो चीज तो ऊपर बोली गई है। तो यहां पर आई लव पिक्चर्स को 785 लिख रहा है। मैं हैबिट्स का कोड कैसे बता पाऊंगा यहां, जब हैबिट्स यहां है ही नहीं? तो हैबिट्स आई लव पिक्चर्स में कहीं भी हैबिट्स नहीं है। जब जो चीज है ही नहीं, मैं कैसे कह दूंगा कि वो चीज हो सकती है? कोई मतलब नहीं बनता इन चीजों का। दूसरा कह रहा है थॉट बिकम्स हैबिट, क्या बोला? थॉट बिकम्स हैबिट। तो गौर से समझने की कोशिश करना कि थॉट बिकम्स हैबिट का कोड क्या हो सकता है। थॉट बिकम्स हैबिट का कोड क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चे मुझे हैबिट का कोड चाहिए, तो हैबिट का कोड क्या हो सकता है? सर सीधी सी बात है, मैं ऊपर से तो इसकी वो लूंगा ना अब, क्योंकि ऊपर सवाल में बोली गई है ये। तो सर 8 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हैबिट यहां भी है और यहां भी है। मैं कहने कहा ना ऊपर वाले का ये कथन नहीं है, ये तो सवाल में इतनी एक्स्ट्रा जानकारी दी है इसने, तो इसका तो मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से फायदा ले सकता हूं। तो मुझे ये बताओ, हैबिट का कोड 8 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हैबिट है तो 8 है ही नहीं। 5 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 5 है ही नहीं, तो निश्चित रूप से 6 होगा। यहाँ भी 6 है, हैबिट का कोड 6 आया, और ये केवल दूसरे वाले से सॉल्व करना पड़ा, दूसरे से ही हुआ। तुम लोग कहोगे भैया दूसरे से क्यों हो रहा है, इसका भी तो सहारा ले रहे हैं। तो ये पहला थोड़ा ही है, ये तो क्वेश्चन के अंदर बोली जाने वाली जानकारी है। समझ में आ रही है? आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर, एकदम कॉन्फिडेंस ला दिया है, अब लगता है एग्जाम को फोड़ देंगे राहुल सिंह। ठीक है भाई, यहाँ पे समझो सभी प्यारे साथी। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि हैबिट्स का जो कोड आया वो कितना आया निकलकर 6। ये मत कहना भैया इसकी सहायता से लिया, इसकी सहायता तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने पहले वाले की सहायता नहीं ली, पहले वाले की सहायता नहीं ली। तो मेरा आंसर आया कि भाई सेकंड वाला पर्याप्त है।
पहला कह रहा है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो फर्स्ट पर्याप्त है ना सेकंड। भैया सेकंड तो पर्याप्त है, अभी अभी तो आंसर दिया है हमने। आगे क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला सेकंड पर्याप्त है, लेकिन अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अकेला सेकंड पर्याप्त है, अकेला फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। यहां तक बोलेंगे, क्या ये बात तुमको बेहतर तरीके से समझ में आई है? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े चलो। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द कोट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है? मैंगो का प्रतिनिधित्व बोला है और ऊपर स्वतंत्र रूप से दी गई जानकारी कहीं भी मौजूद नहीं है, कहीं भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, मैंगो का कोड आई लव मैंगोज, आई लव मैंगोज। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई ई ला मैनेज। तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या आपसे इन तीनों में से कोई श्योर कर सकता हूं कि ये भैया यही होगा मैंगोज का कोड? कोई भी ऐसा श्योर कर सकता हूं कि क्या यही होगा मैंगोज का कोड? मैं बोलूंगा ना जी ना, ये मैं श्योर नहीं कर सकता कि कौन सा होगा। क्या मैं नीचे वाले के आधार पर ये कह रहा है मैंगो, तो क्या मैं नीचे वाले में तो मैंगो ही नहीं है, तो इसका मतलब ना तो मैं अकेले पहले से कर सकता, ना मैं अकेले दूसरे से कर सकता। अब मैं क्या करूं, अब मैं करूं कि दोनों को मिलाकर चेक करता हूं। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर चेक करता हूं। ये बात ध्यान रखना, ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ई तो नीचे भी आया है ना, ई नीचे कैसे आ जाएगा? मानकर चलो, ध्यान से समझना, मानकर चलो कि अगर मानकर चलो कि अगर यहां पर ये नीचे ई आया है, तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। ये जो ई आया है, प्यारे साथी गौर से समझना, ये जो ई आया है, एक बात बताओ मुझे कि क्या मैं ई आंसर लगाऊंगा? ये ई नीचे क्यों आ गया जब नीचे मैंगोज ही नहीं आया? तो मुझे ये बताओ कि एल ए हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये भी नीचे आया है एल ए, जब किसमें तो मैंगोज ही नहीं आया। तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है। तो भाई मैनेज आंसर होगा। और इसका जवाब किससे आया? सर पहले और दूसरे दोनों का ही हमने प्रयोग किया है, तो दोनों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बोलेंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, थोड़ा सा बदल के लाएं इस बार सवाल को, इस बार सवाल को थोड़ा सा बदल कर लाए हैं। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है चमेली का रंग क्या है? आप लोगों ने ऐसे सवाल देखे ना, विद्यालय को न्यायालय, न्यायालय को चिकित्सालय, चिकित्सालय को व्यायामशाला, व्यायामशाला को डाकघर कहा जाता है। तो ये क्या हो, वो चीजें, वही वाली बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से समझो, इसने कहा है चमेली का रंग क्या है। प्यारे साथी मुझे ये बताओ कमेंट करके, चमेली का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताएंगे एक बार, प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे जल्दी से, चमेली का रंग कैसा होता है? तो प्यारे बच्चे हमें पता है चमेली के फूल का जो रंग होता है वो सफेद होता है, लेकिन एक बात भी ध्यान रखना, इसकी एक प्रजाति पीली भी होती है। चमेली का जो रंग होता है, चमेली का जो रंग होता है वो सफेद होता है, लेकिन इसकी एक प्रजाति पीली भी होती है। तो प्यारे साथी चेक करते हैं क्या है। नीले को सफेद कहा जाता है, सफेद को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। क्या बोला, दोबारा से सुनो। नीले को सफेद कहा जाता है, नीले को सफेद कहा जाता है, और सफेद को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथी, मैंने कहा पीले को, यहां कह रहा है पीले को बैगनी, बैगनी को काला, और सफेद को भूरा कहा जाता है। तो प्यारे साथी कह रहा है भूरा को नारंगी कहा जाता है। तो आप आंसर क्या निकालेंगे? बोलो आंसर क्या निकालेंगे? ध्यान से समझना। अब यहां पर मैंने आप लोगों से उसकी प्रजाति की बात क्यों करी? आयोग ने जो ये क्वेश्चन पूछा, आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद आयोग ने क्यों पूछा ये क्वेश्चन, ये चीज ध्यान से समझो। प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये क्यों पूछा है, ध्यान से समझना। एक्चुअल में जितने लोग केवल ये मानकर चलते हैं कि भाई चमेली के फूल का रंग सफेद होगा, वो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आंसर दे देंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड का मतलब यही होता है, यही होता है इसका मतलब, या तो फर्स्ट या तो सेकंड का मतलब यही होता है प्यारे बच्चे की पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहले से भी बन रहा है, दूसरे से भी बन रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं सफेद के आधार पर, तो मैं पहला वाला सही दे सकता हूं, नो डाउट। पर यह क्वेश्चन जब पेपर में पूछा गया है तो यह विवादित क्वेश्चन रहा है। और प्यारे बच्चे जितने लोगों ने यह जवाब दिया है कि पहले से भी हो जाएगा, दूसरे से भी हो जाएगा, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, आयोग ने यह आंसर माना नहीं है, आयोग ने मान्य नहीं किया है इसे। आयोग ने एक चीज अपने पक्ष में बोलते हुए यह चीज बोला है कि प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखें। क्यों नहीं बोला है, ध्यान से समझेंगे आयोग ने क्यों नहीं माना है, जबकि मैं खुद एक बात पहले से बता रहा हूं, अगर सफेद मान के करता हूं तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन आयोग ने कहा, आयोग के अनुसार चमेली के फूल का रंग सफेद भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है, क्योंकि इसकी कुछ प्रजाति पीली भी होती है। तो इसका मतलब आयोग ने यह कहा कि हमें उस चीज को ढूंढकर बताओ, उसके आधार पर बताओ जिसमें सफेद और पीला दोनों को अलग अलग कोई चीज प्रदर्शित कर रही हो। लेकिन पहले वाले का दुर्भाग्य यह है कि इसमें नीले को तो सफेद बोला है और सफेद को लाल भी बोला है, लेकिन लाल पीला कहा जाता है, पर पीला को क्या कहा जाएगा ये नहीं बोला।
बात आ रही है समझ में? मैंने कहा कि लेकिन पहले वाले में ये नहीं बताया कि पीला को क्या कहा जाएगा। कह रहा है पीला को क्या कहा जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोला। और जब पीला को क्या कहा जाएगा ये बोला ही नहीं, तो आयोग ने भी पहले वाले को मान्यता नहीं दी है प्यारे दोस्तों, मान्यता नहीं दी है। कुछ लोगों को इस बात का दुख जरूर लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आता हुआ ही गलत सा हुआ है, सही मान रहे थे हम, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। जो आयोग ने अपना जो पक्ष रखते हुए बात रखी है वो चीज मैंने आपके सामने रखी है। अब ध्यान से समझना। तो यहां पर मैं फिर से कह देता हूं, कह रहा है कि पीले को बैगनी, तो यहां पीले को बैगनी बोल रहा है और सफेद को भूरा बोल रहा है। तो यहां दोनों बातें समझ में आती हैं कि पीले को भी बोला है और सफेद को भी बोला है। तो आयोग ने इसका आंसर केवल सेकंड मान्य रखा है प्यारे दोस्तों। अब ऐसा क्यों है, कैसे है, मैंने पूरी बात आपको बता दी है। तो भाई कुछ चीजें देख रहे हो, आयोग अपने हिसाब से ही चाहता है, अपने हिसाब से ही चाहता है कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चले प्यारे वीर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथी एक बार चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास के अगले सवाल पर। ठीक है, चले एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल, आपके समक्ष बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो सवाल को यहां पर गौर से समझना। यहां पर कह रहा है मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा। मनुष्य के खून का जो रंग है वो कैसा होगा, जल्दी से बता दो, मनुष्य के खून का रंग कैसा हो जाएगा। प्यारे साथी मनुष्य के खून का रंग, अब ये मत कह लेना भैया आयोग यहां पे भी ऐसे कहेगा क्या, लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। प्यारे बच्चे मनुष्य के खून का रंग लाल ही माना गया है। ठीक है, मनुष्य के खून का रंग, मनुष्य के रक्त का कलर लाल ही माना गया है, ये सार्वभौमिक सत्य है। मैं अगर बात करूं कि मनुष्य के खून का रंग कैसा है तो लाल ही माना जाएगा। और पहले मैं चेक करता हूं तो लाल को नारंगी बोला गया है, लेकिन दूसरे में लाल को कुछ नहीं बोला गया, बस इतना बोला है कि सफेद को काला, काले को हरा, हरे को भूरा, भूरे को लाल। लेकिन लाल को क्या बोलूं, लाल को क्या बोलूं ये तो बोला ही नहीं गया। लेकिन लाल को क्या बोलूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं बोलूंगा मेरे भाई फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे दोस्त केवल पहला वाला पर्याप्त है, जबकि सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है जी खून का रंग नारंगी होता है। बेटा बहुत बढ़िया, लाल होता है मेरे शेर, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, आज की क्लास का अगला सवाल। एक बार ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, और मैंने ये क्वेश्चन आपको शायद कराया भी था, आपकी समझ में शायद बहुत परफेक्टली नहीं आया, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसे। ठीक है, सवाल को एक बार बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे कर सकते हैं। कह रहा है राजन का सुंदर से क्या संबंध है। इसने कहा है कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है, राजन कौन है सुंदर का। ऐसे कह रहा है जी राजन कौन है सुंदर का। तो मैं सबसे पहले पहले वाले कथन के आधार पर सॉल्व करूं, पहले वाले कथन के आधार पर सॉल्व करूं तो ये लिखता है कि राजन की बहन शारदा है। पहला वाला लिखता है कि राजन की बहन शारदा है, तो ये हो गया राजन। मैं पहले वाले से सॉल्व कर रहा हूं केवल अभी, ये हो गया राजन, और राजन की बहन का नाम क्या हो गया, शारदा हो गया। ठीक है, तो ये राजन की बहन का नाम हो गया शारदा। पर मुझे ये बताओ क्या पहले वाले से तो मैं ये पता चल पाया कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है। मुझे बताओ, इसने केवल यही तो बोला है कि राजन की बहन का नाम शारदा है, जो राजन है उसकी बहन का नाम शारदा है। मुझे बस ये बता दो क्या तुम्हें ये पता चल पाया कि यहां पर राजन का सुंदर से क्या संबंध है। भाई कैसे पता चलेगा, मुझे ये बताओ कि पहले वाले में तो सुंदर है ही नहीं, पहले वाले में जब सुंदर है ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, पता चल ही नहीं सकता। आगे दूसरा कह रहा है कि शारदा के पिता का नाम सुंदर है। दूसरे वाले के आधार पर चेक करता हूं तो दूसरा वाला कहता है शारदा के पिता का नाम सुंदर है। अगर ये शारदा है तो शारदा के जो पापा है ना उनका नाम सुंदर है, शारदा के पापा का नाम सुंदर है। ठीक है, शारदा के पिता का नाम सुंदर है, ये मुझे किससे पता चला, दूसरे वाले से। अब क्वेश्चन में मुझे ये बताओ दूसरे वाले में राजन मौजूद नहीं है तो दूसरे से भी नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि फिर किससे होगा। मेरे पास ऑप्शन कितने होते हैं, मेरे पास कितनी तरीके होते हैं। मैं पहले तो पहले से करके देखता हूं, फिर मैं दूसरे से करके देखता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर करता हूं। तो यहां पर बताओ क्या ये मिलाकर हो सकता है, पहला व दूसरा दोनों से मिला के चेक करूं। तो मिलाने के लिए हमेशा ध्यान रखना एक कॉमन होना जरूरी है, तो इसमें शारदा कॉमन है। तो अगर मैं शारदा को यहां लिखता हूं तो हमें पता है कि शारदा के बराबर में किसका नाम आएगा, राजन का। तो शारदा के बराबर में राजन है। ठीक है, और शारदा से ऊपर सुंदर है, तो शारदा से ऊपर अर्थात शारदा के पिता कौन है, सुंदर। तो मुझे ये बताओ कि राजन कौन हुआ सुंदर का, जब शारदा सुंदर की बेटी है और राजन शारदा का भाई है तो बेटी का भाई बेटा ही होगा। ये बात हमें पता चल जाएगी, सही है, ये बात हमें पता चल जाएगी। और जवाब किससे आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, दोनों पर्याप्त हैं। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इनके अर्थ समझ लो, इसके अर्थ कब कब होते हैं, ऑप्शन का प्रयोग कब कब करते हैं। अगर मान के चलो केवल फर्स्ट से हो रहा है सेकंड से नहीं हो रहा तो आंसर आता है केवल फर्स्ट पर्याप्त है। मानकर चलो फर्स्ट से नहीं हो रहा सेकंड से हो रहा है तो आंसर आता है केवल सेकंड पर्याप्त है। मानकर चलो दोनों से ही हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, ये आता है। और मानकर चलो पहले से भी हो रहा है और दूसरे से भी हो रहा है, पहले से भी हो रहा है दूसरे से भी हो रहा है, तो या तो कथन फर्स्ट या सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। ये चीज बनती है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई,
बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। और हम अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज की क्लास के 9वें क्वेश्चन पर। और आप मुझे बता रहे होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप मुझे बता रहे होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कैसे बता सकते हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। जेड की कितनी पुत्रियां हैं, जेड की कितनी पुत्रियां हैं, ऐसे कह रहा है। तो मुझे बताओ, पहले वाले से करके चेक करो, जेड की कितनी पुत्रियां हैं। पहला कह रहा है कि एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। पहला कह रहा है एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। तो यू की पुत्री का नाम क्या है, एक्स है, और क्या है, वाई है। तो एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों माइनस हैं, क्योंकि दोनों पुत्री हैं। तो इसमें मुझे बताओ कि जेड की कितनी पुत्रियां, क्या ये पता चला। भाई इसमें जेड मौजूद ही नहीं है, और जेड जब मौजूद ही नहीं है तो मैं आंसर भी तो नहीं कर सकता इससे, बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड यहां पर क्या कह रहा है, सेकंड से चेक करता हूं। तो सेकंड कह रहा है वी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है। ये जो वी है ना, ये जो वी है प्यारे साथी, ये एक्स का भाई है, एक्स का भाई है, भाई है तो प्लस हो गया। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। तो पहले वाला मतलब कौन, पहले वाला मतलब कौन, पहले वाला होता है वी। पहला वाला कौन है, वी। तो जेड का पुत्र हो जाएगा वी। तो जेड अगर यहां है तो जेड का पुत्र हो जाएगा वी। अब मुझे आप लोग बस इतनी सी बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यहां पता चल रहा है कि जेड की कितनी पुत्री है। सर यहां पर तो जेड की पुत्री की कैसे पता चलेगी, एक्स का जेंडर ही नहीं पता और कोई नाम ही नहीं आया, तो कैसे पता चलेगी, नहीं पता चल सकती सर, नहीं चल सकती। अब क्या करूं सर, अब एक काम करो, फर्स्ट व सेकंड को मिलाकर चेक करो, फर्स्ट व सेकंड को मिलाकर चेक करो मेरे प्यारे वीर। फर्स्ट और सेकंड को जब आप मिलाएंगे तो इन दोनों में कॉमन कौन होगा, एक्स होगा। एक और बात ध्यान रखियो, दूसरे वाले में अगर तुम चेक करो ना तो एक्स का जेंडर पहले में से भाई देखो, अगर मैं पहले वाले को चेक कर रहा हूं तो दूसरे के किसी भी आंकड़े की मदद नहीं ले सकता, किसी भी आंकड़े की। अगर मैं दूसरे को चेक कर रहा हूं तो पहले के किसी भी आंकड़े की मदद नहीं ले सकता। अगर मैं दोनों को मिलाकर चेक कर रहा हूं तो मैं इनके आंकड़ों की मदद लूंगा, फिर मदद ले सकता हूं, ठीक है। तो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि दोनों में कॉमन ढूंढ लो, अब कौन है। तो दोनों में एक्स कॉमन है और बस यही है। तो यहां पर अगर मैं इसे लिखूं तो मुझे बताओ एक्स के बराबर में कौन है, वी है, और वी कौन है, प्लस है, तो प्लस कर दो। वी से जस्ट ऊपर जेड है तो जेड को यहां लिख दो। एक्स के बराबर में यहां वाई है तो एक्स के बराबर में वाई लिख दो। एक्स और वाई दोनों माइनस है तो दोनों को माइनस बना दो। मुझे अब ये बताओ, एक्स के ऊपर यू भी है तो एक्स के ऊपर यू, इसका मतलब जेड और यू पति पत्नी हो गए, हाँ या ना। क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स का गार्जियंस जेड है, जेड की बच्ची यहाँ भी एक्स है, यहाँ यू की बच्ची एक्स है, तो ये जेड की भी बच्ची हो, यू की भी बच्ची हो, तो ये यू और जेड पति पत्नी बनेंगे। तो मुझे बताओ जेड के कितनी पुत्रियां हैं। तो मेरे भाई 3 बच्चे हैं इसके, बच्चे पूछे तो 3 है, कौन, वाई, एक्स और वी, और पुत्री पूछे तो 2 हैं, वी पुत्र है, बाकी दोनों पुत्री हैं। और इसका जवाब किससे आया कि केवल फर्स्ट वाले से आया, फर्स्ट वाला पर्याप्त है। सच सच बताओ अब तुम्हारी समझ में ये आने लगा है कि नहीं। दूसरे शब्दों में एक और बात बोलूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहली क्लास से करने की कोशिश करना, सब समझ आएगा। टॉपिक थोड़ा बेहतरीन है ये, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ एक बार, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। उस दिन आपने मैसेज किए थे भैया नहीं आया, लालचंद लिख रहे हैं सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेटा लालचंद्र क्लास को शुरू से देखोगे तो सब समझ आएगा, बीच से जुड़ोगे तो समझ शायद नहीं आएगा। भाई क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए, एक बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको क्लास में बिल्कुल प्रारंभ से जुड़ना होगा, तभी आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, आज का अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे एक बार कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब क्या होगा, बोलो जल्दी से। सवाल करा एक्स का वाई से क्या संबंध है। पहला वाला, पहले वाले के आधार पर सॉल्व करता हूं। पहला वाला क्या कहता है कि वाई की 2 बहनें, क्या, ध्यान से समझना, वाई की 2 बहनें यू और वी हैं। तो वाई की 2 बहन हो गई, 2 बहन का नाम क्या हो गया, वाई की 2 बहनें हो गई, एक का नाम है यू और एक का नाम है वी। तो दोनों की दोनों बहनें, तो दोनों माइनस होंगी। वाई की 2 बहनें हैं यू और वी, वाई का जेंडर नहीं पता, वाई का जेंडर नहीं पता, तो मैं बोलूंगा वाई की 2 बहनें हैं यू और वी। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों तो बहनें, लेकिन वाई कौन है ये नहीं पता, ठीक है। दूसरा, पहले से हो सकता है क्या, फिर एक्स का वाई से क्या संबंध है, सर ऊपर है ही नहीं एक्स तो। दूसरा वाला चेक करूं एक बार, दूसरा वाला चेक करते हैं। कह रहा है एक्स की माँ यू के पिता की बहन है। जो एक्स की माँ है ना, अगर ये एक्स है तो जो एक्स की माँ है अर्थात एक्स के ऊपर जो महिला होगी, मतलब एक्स के एक पीढ़ी ऊपर जो महिला होगी अर्थात एक्स की माँ होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ ठीक है। तो एक्स की माँ यू के पिता की बहन है, तो ये एक्स की माँ हो गई, ये किसकी बहन है, यू के पिता की। तो इसका मतलब यू के पिता की बहन है, अर्थात ये जिस व्यक्ति की बहन है ना, अर्थात ये जिस व्यक्ति की बहन है, अर्थात ये जिस व्यक्ति की बहन है, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति पिता है किसका, यू का। एक्स की माँ यू के पिता की बहन है, इसका मतलब एक्स और यू आपस में मामा फूफी के हैं, हाँ या ना, मामा फूफी के हैं, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि आगे क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, अब मैं करके देखता हूं इसे फर्स्ट व सेकंड दोनों से।
फर्स्ट व सेकंड दोनों से करने की कोशिश करता हूं कि शायद अब क्वेश्चन हो जाए। फर्स्ट व सेकंड दोनों से करने की कोशिश करता हूं कि शायद अब क्वेश्चन हो जाए। तो यहां पर ये क्या बन रहा है ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या कहा भाई, ऐसे में दोनों को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन लेते हैं। ध्यान से समझना कैसे। तो यहां पर मैंने आप लोगों से क्या बोला मैंने आप लोगों से बोला कि क्वेश्चन करने के लिए प्यारे साथी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर दोनों में कॉमन लेंगे कि कौन हो सकता है इस सवाल का आंसर। तो मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन कौन है। सर यू कॉमन है, यू, तो यू को लिख लो यहां पर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यू से ऊपर एक प्लस है कि नहीं। यू से ऊपर एक प्लस है तो यू से ऊपर मैंने एक प्लस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यू से ऊपर प्लस है। अब मुझे ये बताओ यू के बराबर में वी और वाई है कि नहीं। तो यू के बराबर में वी है, वी कौन है माइनस, और यू भी कौन है माइनस, ठीक है। और यू के बराबर में वाई है तो यू के बराबर में मैं यहां पर वाई भी लिख सकता हूं। हाँ या ना भाई, हाँ या ना। और प्यारे साथी ये जो यू का पिता है, यू का पिता है उसकी जो बहन है, यू के पिता की जो बहन है उसकी बेटी का नाम क्या है। यू के पिता की जो बहन है उसकी बेटी का नाम क्या है, एक्स है। बात समझ में आई। तो सवाल कह रहा है एक्स का वाई से क्या संबंध है। ये जो एक्स है इस वाई का कौन है, एक्स का वाई से क्या संबंध है, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो प्यारे साथी मुझे पता है वाई के पिता की बहन की बेटी या बेटा है। तो वाई के पिता की बहन कौन, बुआ होती है, बुआ की बेटी या बेटा है। तो हमें पता है चचेरा भाई या बहन आंसर होगा। दोनों एक साथ मिलकर पर्याप्त होंगे, दोनों एक साथ मिलकर आएंगे, ठीक है। प्यारे वीर बोलेंगे एक बार क्या बात है समझ में आ चुकी है, क्या यहां तक बेहतर तरीके से आप लोग इस बात को समझ चुके हैं। तो भाई इसका मतलब क्या है, फुपेरी बहन या फुपेरा भाई। एक्स की माँ, एक्स का वाई से रिश्ता पूछा, वाई की दो बहनें यू और वी हैं, एक्स की माँ यू के पिता की बहन है। और ध्यान रखना ब्रैकेट में एक बार लिख लेना एक्स एक महिला है, ऐसे भी लिख लो ब्रैकेट में। इसमें थोड़ा सा लाइन है नहीं, हमारे टाइपिस्ट से एक लाइन लिखनी भूल गए वो। तो बेटा भाई या बहन नहीं, इसमें बहन ही आना चाहिए। आप लिखो इसे, भाई या बहन आएगा फिर तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि कौन होगा, एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चल पाएगा। तो हम यहां पर एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स एक महिला है, ऐसे लिखो एक्स एक महिला है। लिख लेना इस बात को, जल्दी से लिखो कॉपी में, ब्रैकेट में लिखो एक्स एक महिला है। लिख लो इस बात को कॉपी में, एक्स महिला है, ठीक है भाई। जेंडर बता दिया मैंने बेटा, अगर जेंडर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो मेल है फीमेल है यही नहीं पता। लिखो ब्रैकेट में एक्स एक महिला है, ठीक है मेरे भाई। लिख लो दूसरे वाले में लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। लिख लिया तो थम्स अप कर दो एक बार, लिख लिया हो तो थम्स अप कर दो एक बार कि हाँ भैया लिख लिया है, एक्स एक महिला है, ब्रैकेट में लिख लिया है दूसरे वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार करने की कोशिश आप लोग करेंगे, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे ये हमारा क्वेश्चन अब कल ही समाप्त हो पाएंगे, ठीक है। तो कल ही हम यहां से आगे क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का सबका एग्जाम है, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो शाम को प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे प्यारे गुड्डा, है ना। पूरी मेहनत मैं भी आपके साथ कर रहा हूं और आप खुद भी जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में गजब की मेहनत है। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार करने की कोशिश करना, कल यहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज ये टॉपिक फिर भी समाप्त नहीं होगा। कल लगभग 45-50 मिनट फिर से हम इस टॉपिक को लेंगे और प्यारे बच्चे परसों हम कराएंगे कथन पूर्व धारणा निष्कर्ष कार्यवाही इन सभी क्वेश्चनों को। तो प्यारे बच्चे उसी दिन हमारा यूपी पुलिस से पहले लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम उसके बाद एक क्लास लगा रहे होंगे इनपुट आउटपुट की। जो मैराथन हो या एक लगा रहे हो या दो लगा रहे हो वो अलग बात है, वो चेक करेंगे। मुझे लगता है 4 में भी कराऊंगा, तो 4 में मैं आपको अभी इनपुट आउटपुट इस वजह से नहीं करा रहा, एग्जाम के यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद कराऊंगा। क्यों, इसलिए प्यारे साथी, इसलिए क्योंकि हाँ, तो मैंने आप लोगों से कहा इस वजह से प्यारे गुड्डा आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनपुट आउटपुट कांस्टेबल में नहीं आएगा और मैं अभी आपको उसमें उलझाऊं इतना समय आपके पास नहीं है। तो मैं चाहता हूं अभी आप उन चीजों को पढ़ो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार और गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। तो सभी प्यारे वीर एक बार आ जाएंगे जल्दी से और बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर बढ़िया तरीके से आ रही है। तो प्यारे साथी आज डाटा सफिशियंसी का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। डाटा सफिशियंसी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको कल भी समझाया था। और प्यारे साथी आज इसकी हम लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। एक तरीका, क्योंकि टॉपिक हमने सब पढ़े, उन्हीं टॉपिकों के आधार पर ये होता है, बस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालना है वही चीज़ जाननी होती है। हमने जो पिछली क्लास की थी उसमें कुछ क्वेश्चन कर भी लिए थे, अर्थात कल की क्लास की बात कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आप लोगों से बोला था कि इसे एक बार करके देखना, ये वही क्वेश्चन है।
सही है। तो ये वही क्वेश्चन है प्यारे साथी, एक बार गौर से समझेंगे कैसे करना है, इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपने इसे सॉल्व किया भी होगा, सॉल्व किया भी होगा। तो एक बार समझते हैं कैसे इसका आंसर करना है और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बताओ भाई इसका क्या जवाब है, अभी सवाल बताओ जल्दी से। बताएंगे भाई क्या आया था इसका, पहले से हो रहा है, दूसरे से, दोनों से, किसी से नहीं, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। यूं कह रहा है जी स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। तो अगर मैं पहले वाले से सॉल्व करता हूं तो ये क्या बन रहा है, स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वाति का पति है, अगर ये स्वाति है, ऐसे समझो, अगर ये स्वाति है तो सवाल ये कह रहा है जो स्वाति का पति है, अर्थात ये जो स्वाति का पति है वो नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। अर्थात स्वाति का पति जिस महिला का पुत्र है वो महिला कौन है, नमिता की मां है। इसका मतलब ये हुआ नमिता का भाई ही तो हुआ ये, क्यों भाई, नमिता का भाई ही तो हुआ। इसका मतलब जो स्वाति का पति हुआ वो नमिता का कौन हुआ, नमिता का भाई हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या मैं इस बात से आंसर निकाल सकता हूं कि स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। बिल्कुल निकाल सकता हूं, नमिता के भैया की पत्नी है, इसका मतलब भाभी है। तो पहले वाले से मैं 100% कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं कि पहले वाले से सॉल्व हो रहा है, पहले वाले से सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा क्या है, अब एक बार दूसरे से भी चेक कर लेता हूं। स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे ममेरे भाई हैं। जो स्वाति का भाई है ना, स्वाति का जो भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर लिख लेता हूं मैं दूसरे वाले को, दूसरे को यहां कर देता हूं, स्वाति का भाई, अर्थात अगर ये स्वाति है तो जो स्वाति का भाई है अर्थात ये प्लस, और नमिता का पति, स्वाति का भाई और नमिता का पति। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्वाति है, स्वाति का जो भाई है, स्वाति का भाई और नमिता का पति, नमिता का पति ये नमिता है, और जो नमिता का पति है अर्थात ये वाला प्लस, अर्थात ये वाला प्लस, नमिता का पति अर्थात ये प्लस, स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे ममेरे भाई हैं। इसका मतलब ये दोनों भाई हैं, चचेरे ममेरे, चाचा चाचा के हो सकते हैं, मामा फूफी के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, इससे भी बता सकता हूं। ये स्वाति कौन है, नमिता की, तो जब इसके पति की ये कौन हो जाएगी, इसका ये भाई चचेरा, तो ये भी बहन हो जाएगी चचेरी। तो इसके पति की चचेरी बहन होगी, तो सीधी सी बात है यहां पर स्वाति फिर भी कौन बन जाएगी इसकी, तो मुझे पता है स्वाति यहां पर कौन बनेगी प्यारे साथी, तो यहां पर ये इसकी कौन है, इसका पति और पति की बहन, मतलब सीधी सीधी भाभी बन जाएगी। हाँ, पति की बहन, फिर ननद बन जाएगी, और यहां नमिता भाभी बन जाएगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर दोनों से ही हो रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आप पहले से कर रहे हैं तो भी आंसर बन रहा है, आप दूसरे से कर रहे हैं तो भी आंसर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों से ही आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्यारे साथी आंसर होगा कि या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है। या का मतलब होता है पहले से करो तो भी, दूसरे से करो तो भी, सवाल पर कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल का आंसर एकदम परफेक्टली बन जाएगा। ठीक है प्यारे साथी, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहां तक सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज की क्लास के दूसरे सवाल पर चलते हैं प्यारे साथी, बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। IOLH एक वृत्तीय प्रारूप में खड़े हैं, H के बाईं ओर कौन खड़ा है, H के बाईं ओर कौन खड़ा है, ध्यान से समझेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि कितने आदमी है, 4, एक वृत्तीय प्रारूप में है। पहले वाले से सॉल्व करने की कोशिश करूं, पहले वाले से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। कह रहा है 4 व्यक्ति एक वृत्तीय प्रारूप में है, तो ये यहां पर मैंने 4 व्यक्ति बिठा दिए, ये कुल मिला के ऐसे 4 व्यक्ति, कुछ नहीं बोला तो केंद्र की ओर मुंह होगा, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट। पहला कह रहा है IO के बाईं ओर खड़ा है, क्या बोलेंगे, IO के बाईं ओर खड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर IO के बाईं ओर है तो अगर ये O है तो इसके बाईं ओर यहां पर कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। IO के बाईं ओर खड़ा है और L I के बाईं ओर है, तो I के बाईं ओर यहां कौन आएगा, L आएगा, और बच कौन गया, H, उसे यहां लिखेंगे। तो पहले वाले से तो स्थिति बन जाएगी, बोलो हाँ या ना। पहले वाले से स्थिति कैसे बन जाएगी, कह रहा है H के बाईं ओर कौन है, तो H के बाईं ओर O खड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, H के बाईं ओर कौन खड़ा हुआ है, O खड़ा हुआ है, ठीक है। और प्यारे साथी दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, पहले से तो बन गया, दूसरे से और कोशिश करो। L हरे रंग की टी शर्ट पहन रखा है, इस बात से क्या मतलब है, इस बात से तो कोई मतलब नहीं है, दूसरे को तो करना ही बेकार है, दूसरे से तो कुछ संभावना ही नहीं बन सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल फर्स्ट पर्याप्त है, केवल फर्स्ट से ही सॉल्व हो जाएगा, केवल फर्स्ट से ही सॉल्व हो जाएगा। प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये बात बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है ना।
अब एक छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी प्यारे साथी, उस चीज को ध्यान से समझेंगे। एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए मुझे ये डिस्कस करनी थी प्यारे बच्चे, उसमें आप मुझे पता है ग्रेजुएट बच्चे हैं, समझदार भी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग जो भी कुछ डिसीजन लेंगे सोच समझ के ही लेंगे। तो मुझे एक डिसीजन आप लोगों के लिए एक सलाह चाहिए थी, मतलब मेरी ओर से ऐसा प्रस्ताव ही है, आप लोग जैसे कहोगे मैं ऐसे कर दूंगा। मैं चाहता हूं कुछ भी मैं करूं आपसे डिस्कस करने के बाद ही करूं। एक्चुअल में चीज ये है कि मैंने आप लोगों से ये कहा था, हालांकि मैंने आपको कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन तर्क ये क्वेश्चन कराए भी थे, लेकिन मैंने तुमसे साथ में एक चीज और बोली थी। मैंने तुमसे एक चीज और बोली थी कि मैं उसकी एक क्लास और कराऊंगा आप लोगों के लिए, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की, मतलब सारे क्वेश्चनों को मिक्स करके एक क्लास और कराऊंगा। अब मैंने बोला था तो निश्चित बात है मैं कराऊंगा ही, लेकिन प्यारे साथी मेरे मन में एक चीज है। मैं आज तुम्हें पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का हमारा पेपर है, और उसके लिए आज मैं उस क्लास की मैराथन लेने वाला हूं शाम को, उसी टॉपिक की जिसके लिए मैंने आपसे भी कहा था। हालांकि मैंने आपको इंडिविजुअली वो टॉपिक करा तो दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता था एक और आपकी क्लास हो जाए, तो आज शाम को वही क्लास आप लोगों की यूट्यूब पर भी है। तो प्यारे साथी अगर मानकर चलो कि मैं यूट्यूब पर क्लास लूंगा, तो मेरी क्लास यूट्यूब पर शाम को लगभग 3.5 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास, जो आप समझो 2.5 घंटे तो चलती चलती है खैर। तो 2.5 घंटे में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 10 क्वेश्चन कराए, तो प्यारे साथी एग्जाम्पल के तौर पर है केवल, तो मेरे प्यारे साथी उसके बाद जब मैं कल तुम्हें 1.5 घंटे में भी कराऊंगा, तो ये बात तो कंफर्म है कि 10 से तो कम ही करा पाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो हो सकता है कि और वो भी इन 10 में से होंगे, क्योंकि वहां मैं सारे क्वेश्चन ले लूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो अपने प्रैक्टिस के आधार पे होते हैं, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसा तो है नहीं कि आज वहां कुछ अलग क्वेश्चन कराऊंगा, कल तुम्हारे यहाँ कुछ अलग कराऊंगा, ऐसा तो नहीं है। यानी कल जो तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा वो भी इन्हीं में से होंगे। तो प्यारे साथी मैंने एक चीज ये सोची है कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि शाम को जो क्लास यूट्यूब पर है वो तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी क्लास को आप लोगों के बैच में भी उसी क्लास को डलवा दूं। कोई ऐसे थोड़ा ही है, आज ही तो हो रही है वहां पे वो क्लास, तो क्या इतना एडजस्ट आप कर सकते हैं? आप ग्रेजुएट बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे। बाकी प्यारे साथी आप कहोगे नहीं भैया हमें नहीं पता, हमारे तो बैच में कल दोबारा से कराना उन्हीं क्वेश्चनों को। आप चाहते हो कि कल को मैं भी दोबारा उन क्वेश्चनों को कराऊं, उन्हीं को ही आज शाम को कराऊंगा, और तुम भी उन्हीं क्वेश्चनों को करो दोबारा से। तो प्यारे साथी आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा, 1-1.5 घंटे और पढ़ा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा भी टाइम बिगाड़ना है और आपका भी टाइम बिगाड़ना है। मेरा तो टाइम क्या है, मुझे तो पढ़ाना ही है, लेकिन सच में आपका टाइम बिगाड़ना है, क्योंकि आपका भी तो पेपर है। अब ये आप लोगों की मर्जी, आप लोग कैसा कहेंगे इसके लिए। अगर कोई दिक्कत आपको नहीं तो आप एक बार ओके लिख के भेज दीजिए कि भैया हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है ये बेस्ट सलाह है। तो मैं उस आज वाली क्लास को आप लोगों के यहाँ भी डलवा दूंगा, जैसी क्लास हो जाएगी तो वो आपके बैच में कल डल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई वहां क्लास होती है तो थोड़ा सा टाइम पे लग जाता है क्लास डलने में। तो मैं ये चाहता हूं फिर उसके बाद आप लोगों का बच्चे जो भी टॉपिक बचेगा डिसीजन मेकिंग, उस टॉपिक को मैं आप लोगों को बाद में करा ही दूंगा, कोई दिक्कत उसकी है ही नहीं। डिसीजन मेकिंग बच्चे डिसीजन मेकिंग इनपुट आउटपुट, उसे मैं यूपी पुलिस के पेपर के बाद करा दूंगा, ठीक है। तो मुझे ये था जो आप लोगों को बताना था, सही है ना, ये चीज थी। हालांकि आज शाम को आपको यूट्यूब पर पहुंचना है, ठीक है ना, तो यूट्यूब पर आज शाम को आप लोगों को पहुंचना है। हालांकि उस क्लास को बाद में आप जिंदगी में कभी आगे पढ़ो या स्पीड से पढ़ो तो मैं आपके बैच में भी डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चे, और आज शाम के लिए सबको तैयार रहना है बेहतरीन तरीके से। सब लोग कह रहे हैं ओके सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू भाई सभी के लिए। ये वास्तव में समझदार व्यक्ति की पहचान होती है, नहीं तो वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है, सही है। और प्यारे बच्चे एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों से ये के मना कर दे। लेकिन प्यारे गुड्डा एक बात ध्यान रखियो, आप लोगों को निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि अब ये यूट्यूब पे आज जुड़ो ही ना, यूट्यूब पे आज ही क्लास को कंप्लीट करना है। कभी यूं सोच लो कि भैया अब तो बैच में देंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं यूट्यूब पे पढ़ूं या ना पढ़ूं। यूट्यूब पे आज की क्लास से फर्क पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे तो सारी चीजें बेहतर तरीके से डिस्कस हो पाएंगी, ठीक है। चलो गुड्डा, लव यू ऑल सभी के लिए, बहुत सारा प्यार, इतना प्यार रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है समझो। एक वृत्त में 5 लोग ABCDE एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। कह रहा है ई किन के बीच में बैठा है, क्वेश्चन कह रहा है ई किन के बीच में बैठा है। 3 दिए हैं यहां पर ओवरऑल कथन जो दिए हैं, 3 कथन है। तो मैं अगर पहले की बात करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं पहले की बात करता हूं प्यारे साथी, आप लोग यहां पर ऐसे समझो कि बी के बाएं और ए के दाएं बैठा एक, सवाल कर रहा है 5 व्यक्ति हैं सर्कल में, कोई बात नहीं है, 5 व्यक्ति यहां सर्कल में बिठा देता हूं, ये ध्यान से समझना। ये ऐसे अगर मैं बात करूं तो ये 2 4 और ये 5 हो गई, सही है। यहां तक बताएंगे, बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चे यहां पर 5 आदमी ऐसे करके बैठे, तो मैंने यहां पर ऐसी स्थिति बना दी, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। कह रहा है बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है। इसका मतलब यह हुआ अगर यहां पर बी बैठा है ना, यहां पर बी बैठा है, तो बी के बाएं जो व्यक्ति बैठा है ना, वो व्यक्ति जो भी है, और ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो ए के दाएं भी बैठा है। मैंने कहा बी के बाएं और ए के दाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, बी के बाएं जो व्यक्ति बैठा है वही व्यक्ति ए के दाएं है। इस बात को ऐसे समझेंगे,
अब मुझे ये बताओ क्या मैं पहले वाले से ये कर पाया? मुझे ये बताओ, पहला वाला कह रहा है कि ई किन के बीच में बैठा है, यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रही कि ई किन के बीच में बैठा है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरे वाले को समझ लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, डी बी के दाएं बैठा है। अगर मानकर चलो कि मैं यहां से 5 व्यक्तियों को इस तरीके से लूं और ये इनके राइट कर लूं मेरे प्यारे साथी, तो इसने मुझसे एक बात बोली है, इसने बोला कि डी बी के दाएं बैठा है। अगर ये बी है तो प्यारे साथी, अगर ये बी है तो बी के दाएं यहां पर कौन बैठा है, डी बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से, तीसरे वाले कॉन्सेप्ट से भी कर लेते हैं। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट क्या था उसे भी समझ लेते हैं कि तीसरा वाला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है, कैसे करेंगे। ए, ई और सी के बीच में बैठा है, लेकिन प्यारे साथी ये थोड़ा ही ना पता है किसी को, 5 तो ऐसे बैठे हैं, चलो ठीक है। तो मुझे ये बताओ ए, ई और सी के बीच में, तो अगर मैं ए को यहां बिठाऊं, ई को यहां बिठाऊं, सी को यहां बिठाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि सी यहां, ई यहां आ जाए और सी यहां आ जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए, ई और सी के बीच में तो ऐसे भी बैठ सकता है। ए, ई और सी के बीच में तो ऐसे भी बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, कि ई किन के बीच में बैठा है प्यारे साथी, यहां पर भी मैं इस बात को थोड़ी बता सकता हूं, क्योंकि ई यहां पर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ई की दोनों पॉसिबिलिटी ही बन रही है, एग्जैक्ट तो आप लोग बना ही नहीं सकते। बोलो हाँ या ना, क्यों नहीं बना सकते एग्जैक्ट? क्योंकि इसने बोला है ए, ई और सी के बीच में बैठा है। दोबारा से पढ़ लो, ए, ई और सी के बीच में है, तो ए तो ई और सी के बीच में जब भी है, जब ए को यहां रखोगे, ई को यहां रखोगे, सी को यहां रखोगे। ए तो ई और सी के बीच में जब भी है, जब ई को यहां रखोगे, सी को यहां रखोगे। उस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, ए तो ई और सी के बीच में हर एक स्थिति में है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं बताओ मुझे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे आंकड़े ही नहीं बन पा रहे। आप लोग अब मुझे एक बात बताओ, पहला कह रहा है फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है, फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त है, करके देख लो फर्स्ट और सेकंड से, जब ऐसी बात है तो फर्स्ट और सेकंड से करके देख लो, जब ऐसी बात है तो। अगर ये कह ही रहा है तो फर्स्ट और सेकंड से करके देखना, फर्स्ट और सेकंड से। तो बी को मैंने यहां कॉमन ले लिया और बी के इधर कौन बिठा दिया, डी बिठा दिया, ए को ऊपर बिठा दिया। मुझे बता दो कि ई किन के बीच में बैठा है, ई यहां बैठा ही नहीं है, यहां आएगा, यहां आएगा, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले से तो बात बन नहीं रही, पहले दूसरे से तो बात नहीं बन रही, केवल फर्स्ट और थर्ड चेक करना, फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड से चेक करो, ये 5 व्यक्ति बिठाकर प्यारे गुड्डा चेक करो, फर्स्ट ये है, थर्ड ये, ए यहां पर आपने यहां बिठा रखा है, चलो कोई नहीं, वो भी मान लिया, कहीं एक स्थान पर बिठा लो। ए अगर आपने मानकर चलो ऊपर यहां बिठाया तो ठीक है, बी को यहां मान लिया, कोई बात नहीं है, ऊपर यहां ए को मान लिया। अब सवाल में फिर से वही प्रॉब्लम है, सी और ई यहां पर कोई भी आ सकता है, सी या ई में से यहां कोई, सी या ई में से यहां कोई। तो डी की कैसे पता चलेगी, डी की कैसे पता चलेगी? मैं डी को अगर यहां बिठा दूं, डी तो यहीं बैठेगा, ये बात तो निश्चित है, लेकिन ये नहीं पता चल रही कि यहां सी आएगा कि बी आएगा। अगर सी आएगा तो डी बैठेगा सी और बी के बीच में, अगर ई आएगा तो डी बैठेगा डी और बी और ई के बीच में। ये परफेक्ट नहीं पता चल रही कि कौन आएगा। और जब थर्ड से तो हो ही नहीं रहा, तो मेरा जवाब ना तो ये हो सकता कि फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है, ना ये हो सकता फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त है। सॉल्व करके तो दिखाया मैंने तुम्हें अभी, ना ये हो सकता कि थर्ड पर्याप्त है। तो मेरा जवाब जो होगा वो यही तो होगा कि केवल डी पर्याप्त है। बात आ रही है ना समझ में? मेरा जवाब केवल यही तो होगा कि केवल डी पर्याप्त है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे साथी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूं, आज शाम 8:30 बजे प्यारे दोस्तों, आज शाम 8:30 बजे सभी प्यारे वीरों को यूट्यूब पर पहुंच जाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देनी है क्लास को। आज जितने भी यूपी पुलिस के स्पेशल टॉपिक हैं, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, कार्यवाही, अनुमान, ये जितने भी कथन, तर्क मेरे प्यारे साथी, या कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपसे यूपी पुलिस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भैया आप रास्ते से जा रहे हैं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करेंगे? आपको ऐसे ऑप्शन देता है, चारों सही से लग रहे हैं, वो सब कुछ खत्म कर रहे होंगे हम एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्यारे साथी, आज की क्लास में एक शानदार लेवल से आप लोगों को जुड़ना होगा, ठीक है? आज की क्लास में शानदार तरीके से आज शाम 8:30 बजे थम्स अप करके बताओ मेरे वीर, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? 5 दिन 5 मैराथन की आज लास्ट क्लास है, ठीक है ना? 5 दिन 5 मैराथन की आज लास्ट क्लास है। और आज की क्लास आप लोगों की, अगर आपका वास्तव में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है तो विश्वास करो, पिछली क्लास के आधार पर बोलूं तो प्यारे साथी, पिछले पेपर के आधार पर बोलूं तो लगभग 25 से 30 नंबर आज की क्लास आप लोगों के दिलाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे भाई सभी से? ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जे के एल एम एन एक कतार में खड़े हैं, बीच में कौन खड़ा है? बीच में कौन खड़ा है? पहले वाले से सॉल्व करके चेक कर लेता हूं। पहला वाला क्या कह रहा है, आओ जानते हैं। एम काउंटर पर खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में खड़ा है। एम काउंटर पर खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में खड़ा है। इसका क्या मतलब है? एम काउंटर पर खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में खड़ा है, मतलब मान के चलो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 आदमी है। एन सबसे दूर अंत में खड़ा है तो यहाँ पे एन को मान लिया, अंत तो इधर से इधर भी हो सकता है। एम काउंटर पे खड़ा है, कौन से स्थान पर खड़ा है ये तो पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, सेकंड वाले से चेक करते हैं। सेकंड वाला कह रहा है एम के बाद के खड़ा है,
सवाल करा एम के बाद के, अगर ये एम है तो उसके बाद में के, बाद का मतलब राइट में होगा, और एन के बाद एल खड़ा है, एन के बाद एल खड़ा है, ध्यान से समझना, एम के बाद के खड़ा है, एम के बाद के खड़ा है, और एन के बाद एल खड़ा है। लेकिन प्यारे साथी एन यहां खड़ा है उसके बाद एल खड़ा है, या एन यहां खड़ा है उसके बाद एल खड़ा है, ये तो दोनों संभावनाएं ही हो सकती हैं, ये दोनों तो संभावनाएं ही हो सकती हैं। तो प्यारे साथी पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, अब मैं दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, फर्स्ट और कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो कैसे करेंगे, हमने कहा कि एन यहां आ सकता है और इधर भी आ सकता है, लेकिन इसने बोला एन के बाद एल है, तो एन के बाद यहां तो एल लिख नहीं सकता क्योंकि 5 आदमी है, तो एन को अंत में इधर खड़ा मत करो, इधर खड़ा करो, और एन अगर यहां खड़ा है तो एन के बाद एल खड़ा है, ठीक है प्यारे साथी। और अगर मैं दोनों को मिला रहा हूं तो इसने यही तो बोला था इसमें कि एन सबसे दूर अंत में खड़ा है, तो इसका मतलब एन के यहां फुल स्टॉप लगा दो कि इधर कोई भी नहीं आ सकता। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम के बाद के खड़ा है, एम काउंटर पर खड़ा है, ये जो शब्द है ना काउंटर, ये जो शब्द बोला है एम काउंटर पर खड़ा है, ध्यान से समझने की बात करना, एम काउंटर पर खड़ा है, अगर यहां से ऐसे बोल रहा है तो प्यारे साथी ध्यान से समझना नहीं बीच वाले को थोड़े बोलेंगे काउंटर, यूं कह रहा है बच्चा जी बीच वाले को काउंटर बोलेंगे, नहीं प्यारे गुड्डा बीच वाले को काउंटर नहीं बोलेंगे। अगर काउंटर की बात करनी है कि काउंटर किसको बोलेंगे तो वो चीज समझो ध्यान से, तो इस सवाल की पॉसिबिलिटी समझो, काउंटर पर खड़ा है इसका मतलब क्या है, अगर एक लाइन में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, तो काउंटर का मतलब ध्यान से समझना ये दुकान है, ठीक है ना, ये दुकान है। प्यारे साथी अगर यहाँ 5 लोग खड़े हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन में खड़े, तो मुझे ये बताओ काउंटर पे कौन होगा, सबसे पहला वाला, तो काउंटर का अर्थ निकल कर आया सबसे पहला वाला, और अगर काउंटर का अर्थ सबसे पहला वाला निकल कर आया है तो इसका मतलब मुझे एम काउंटर पर खड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ एम खड़ा करना पड़ेगा, फिर इसका मतलब ये एन और एल की पॉसिबिलिटी यहां पर ले जाऊंगा, और बाद का मतलब इधर से, बाद का मतलब यहाँ राइट फेल हो जाएगा, फिर बाद का मतलब फिर ये भाई बाद का मतलब तो सीधी बात है, अगर इधर से देख रहा हूं, अगर इधर से देख रहा हूं जैसे ए के बाद बी खड़ा है, तो प्यारे साथ इधर से देख रहा हूं तो ए के बाद बी खड़ा है, और अगर इधर से देख रहा हूं तो इधर बी के बाद ए खड़ा है, तो ये डिपेंड करता है हम बाद के मैटर में देख किधर से रहे। अब ध्यान से सुनना, मैंने फर्स्ट से कहा तो ये कंडीशन बन गई, ठीक है ना। सवाल कैसे बना, एन सबसे दूर अंत में, अगर एम यहां पर है तो यहां एन सबसे दूर अंत में होगा। अगर मैं सेकंड वाइज करता हूं एम के बाद के खड़ा है, तो एम के बाद के यहां भी एम के बाद के यहां खड़ा हो जाएगा, अगर इधर से देखूंगा तो, और इधर से देखूंगा तो एम के बाद के यहां पर इधर खड़ा होगा, बात आ रही है समझ में, इधर से देखूंगा तो, और एन के बाद एल खड़ा है, इसका मतलब एन अगर ये है तो एन के बाद एल खड़ा है, अगर इधर से देखूंगा तो एन के बाद एल है, और इधर से देखूंगा तो एन के बाद यहां पर इधर एल होगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बीच में कौन खड़ा है, यहां से तो कोई नहीं बता सकता, पहले से नहीं दूसरे से नहीं, तो दोनों को जोड़कर बताने की कोशिश करता हूं फर्स्ट और सेकंड से। तो मैंने कहा काउंटर पर एम मान लिया, काउंटर का मतलब सबसे पहले इसने एम माना है, तो मुझे एम बताओ, एन सबसे दूर अंत में खड़ा है तो एन को यहां मानकर चलूंगा। उसके बाद कह रहा है एन के बाद एल खड़ा है, तो एन के बाद इधर से चेक करो, इधर से तो ये एल खड़ा है, इधर से चेक करूंगा तो ये एल खड़ा है, और आगे कह रहा है क्या, भाई देखो ये काउंटर पर खड़ा है तो इधर कोई नहीं आ सकता, ये अंत में सबसे दूर खड़ा है तो यहां कोई नहीं आ सकता, तो बचे हुए दो बीच में ही आएंगे। तो सवाल यहां पर आगे कह रहा है कि एम के बाद के खड़ा है, एम के बाद कौन खड़ा है, के खड़ा है प्यारे साथी, एम के बाद कौन खड़ा है, के खड़ा है, तो एम के बाद यहां पर के आ जाएगा, और बच कौन गया मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बच गया, जे बच गया, उसे बीच में लिख दो। और ये कैसे पता चली मुझे, फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर, तो एम के जे एल एन, क्या बोलेंगे, एम के जे एल एन, एम के जे एल एन, ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात थी, काउंटर का मतलब सबसे पहले रखना है, फिर से काउंटर का मतलब इधर दुकान है तो ये लाइन से खड़े तो एम खड़ा है सबसे पहले, भाई काउंटर वही होता है जो दुकान वाला की भाई लाइन से खड़े तो सबसे पहले नंबर पे काउंटर पे वही खड़ा है, वही इसका अर्थ बोला गया है। काउंटर का अर्थ बीच में मत मानना, वो तो सेंटर होता है, काउंटर का मतलब पहले नंबर पे आएगा। आंसर आएगा भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, एक बार बात आ रही है समझ में, एक बार बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्यारे साथी करने की कोशिश करो जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, कितने लोग कर पाते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो यहां पर कह रहा है कि बैग ए बी सी डी में से सबसे हल्का कौन सा है। पहले वाले से सॉल्व करके चेक करते हैं कि पहला वाला क्या कह रहा है। बी ए से अधिक भारी है,
पहला कह रहा है बी ए से अधिक भारी है, तो ये बी हो गया, ए से ज्यादा भारी है तो मैंने बी को ए से ऊपर रख दिया। बात आ रही है समझ में, मैंने ऊपर रख दिया। तो मुझे ये बताओ सबसे हल्का कौन है, क्या पता चल गई तुम्हें? पहले वाले में तो दो डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ए और बी तो है, तो कैसे पता चलेगी? नहीं चल सकती। सेकंड वाले से चेक करो, सेकंड वाले से। सेकंड वाला कह रहा है ए सी और डी से हल्का है, इसका मतलब ए जो है वो सी से भी हल्का है और ए जो है वो डी से भी हल्का है। लेकिन सर ये तो बताओ कि बी कहां है, सर ये तो बता दो कि बी कहां पर है। बी के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि यहां भी नहीं बता सकता मैं कि कौन सबसे हल्का है। तो मैं ये काम कर लेता हूं, मैं आप लोगों से दोनों को जोड़ देता हूं, फर्स्ट व सेकंड दोनों को जोड़ के करने की कोशिश करता हूं। तो ये बन रहा है कि दोनों को जोड़ूंगा तो ए कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो ये जो ए है, ए से बी भी भारी है ना, ए से यहां पर चेक करता हूं तो सी भी भारी है, और ए से चेक करता हूं यहां पर तो डी भी भारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए निश्चित रूप से सबसे हल्का है। भाई मुझे ये बताओ ना, मुझे ये बताओ जो ये ए है, इससे बी भी भारी है, ए से सी भी भारी है ना, ए से डी भी भारी है। तो प्यारे बच्चे बी सी डी ये दो तीनों के तीनों ए से भारी हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बोलूं मैं यही तो बोलूंगा भाई, मैं नहीं, मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे हल्का ए होगा। और ये बात किससे पता चली? ये बात पता चली मुझे दोनों को मिलाकर। ए से बी भी भारी है, सी भी भारी है, डी भी भारी है, लेकिन बी सी डी में कौन ज्यादा भारी है ये नहीं पता। ऐसे मत सोचना कि मैंने बी सी डी को बराबर में रख दिया है, मैंने तो ये ए के आधार पर रखा है। सही है ना? तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला सबसे हल्का है, और इससे पता कैसे चली? दोनों ही आवश्यक है, पहला ऑप्शन। एक बच्चा शिवम द्विवेदी कमेंट कर रहे हैं, सर जी एन सबसे अंत में खड़ा है, फिर एन के बाद कैसे होगा? ये मैंने आपको ऐसे नहीं बताई थी, एन सबसे बाद में खड़ा है तो एन के बाद एल। बच्चों का ये डाउट है कि ये कह रहा है एन के बाद एल खड़ा है, और आपने एन को सबसे बाद में खड़ा किया है, तो बाद में कैसे हो जाएगा? ये तो पहले हो गया। मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट यही तो है कि हम देख किधर से रहें। एग्जामिनर ने बोला नहीं है, पर एग्जामिनर चाहता है कि हम लोग इधर से देखें। मुझे ये बताओ, यहां से देखो अपनी कॉपी में, यहां पीछे से देखो, तो क्या एन के बाद एल नहीं खड़ा? मुझे बताओ, इस बात का जवाब दो। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया ही उस हिसाब से। गोपाल शर्मा की भी वही कमेंट है, बहुत सारे बच्चों की कमेंट है, फिर से समझो। मुझे ये बताओ, इसने कहा एन के बाद एल खड़ा है और एन सबसे दूर अंत में, तो एन को मैंने सबसे दूर अंत में भी बताया, और मैंने ये भी कहा कि एन के बाद एल खड़ा है। तो बच्चे कह रहे हैं एन के बाद एल कैसे हो जाएगा? बाद में तो है ही नहीं, ये तो पहले है। मेरे दोस्त आप देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ कि यहां पर एन से इधर से देखता हूं मैं, एम साइड से यानी शुरू से देखता हूं, तो एन से पहले कौन है? एल है। लेकिन अगर मैं इधर से इसी चीज को देखता हूं, इधर उल्टी साइड से, तो क्या एन के बाद एल नहीं है? प्यारे दोस्त एग्जामिनर ऐसे दिखवा रहा है, इसमें हम कर क्या सकते हैं? क्वेश्चन बनी ऐसे रहा है, समझ में आ रही है? क्वेश्चन बनी ऐसे रहा है। बाद का मतलब, अब मैं कहूं भाई पहले अक्षर पे कौन आता है, मैं अंग्रेजी वर्णमाला में कहूं पहले नंबर पे कौन आता है, तो सब लोग कह देते हैं जी ए आता है, मुझे भी पता है। पर मैं कहूं कि जेड आता है और तुम मुझसे कहो कि जेड कैसे आएगा जी सबसे पहले पे, तो मैं यही तो बोलता हूं भैया उल्टा देखो, बस नजरिया बदलो, तो जेड सबसे पहले पर भी आता है अगर ऐसे देखो तो। यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं तुमसे कहूं भैया जेड के बाद क्या आता है, तो तुम कहोगे जेड के बाद तो कुछ नहीं आता। लेकिन अगर मैं इधर से देखूं तो यहां से जब यहां तक एबीसीडी लिखी हुई है तो वाई आता है जेड के बाद की नहीं, जब इसे उल्टा देखूंगा तो जेड के बाद वाई तो आएगा। ये कॉन्सेप्ट है गुड्डा। अब उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर, और समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से? सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है? बोलो भाई। एक्स वाई टी यू वी को जब उनके वजन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन शुरुआत से दूसरे नंबर पे खड़ा होगा? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है? घटता हुआ क्रम होता है। कहने का मतलब यह हुआ पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से कहा एक्स का वजन टी और यू से कम है, तो जो एक्स है पहले वाले से सॉल्व कर रहा हूं, एक्स का वजन टी से भी कम है और एक्स का वजन यू से भी कम है। तो एक्स का वजन टी से भी कम है और यू से भी कम है। एक्स का वजन टी की तुलना में 2 गुना है, यू का वजन टी की तुलना में, तो यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना है, तो यू टी से ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो इसे डायरेक्ट यहां लिख दो। तो पहला वाला कह रहा है कौन दूसरे नंबर पे खड़ा है, शुरुआती पॉइंट से कौन दूसरे पर खड़ा है, नहीं बता सकता ऐसे, तो यहाँ पे 3 ही आए हैं, टोटल आदमी 5 है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले से समझ लेते हैं। वी वाई और वी का वजन एक्स से कम है, तो एक्स से कम है किसका भी? वाई का भी, और किसका भी? वी का भी, तो वी भी नीचे ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर कहता है कि भाई इससे बता दो, तो इससे भी नहीं बता सकता। अब किससे बताऊंगा? अब किससे बताऊंगा, ध्यान से समझना। तो मैं यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रयोग करूंगा। तो कैसे प्रयोग होगा, कैसे होगा प्रयोग? मैं सीधा कॉमन लूंगा, एक्स कॉमन है। प्यारे साथी अगर एक्स कॉमन है तो मुझे ये बताओ एक्स से ऊपर कौन है? यहां पर चेक करता हूं तो एक्स से ऊपर टी है, और टी से जस्ट ऊपर कौन है? यू है, और एक्स से नीचे वाई होगा, और प्यारे साथी वी होगा। तो यहां पर कह रहा है कौन शुरुआत से दूसरे स्थान पर खड़ा है, कौन शुरुआत से खड़ा है दूसरे स्थान पर। तो शुरुआत से मतलब अवरोही बोला है, तो शुरू कहां से करना है? ऊपर से शुरू करना है। बात आ रही है समझ में?
तो मैंने कहा बात समझ में आ रही है, शुरू कहां से करना है आपको, ऊपर से शुरू करना है। तो जब आप ऊपर से शुरू करोगे तो कौन आएगा, टी आएगा। नीचे से शुरू मत करना, नीचे से करोगे तो फिर तो आप लोग निश्चित रूप से ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, फिर तो भैया वाई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें अवरोही क्रम बोला है, तो अवरोही क्रम में ऊपर से ही चलना है, और ऊपर से दूसरा कौन है, टी हो जाएगा। यही आंसर होगा। किससे आया, दोनों से मिलकर आया, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसमें आरोही क्रम की बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, और ये टॉपिक का परमानेंट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। बाकी प्यारे साथी अपना बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे, शानदार तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया और शानदार तरीके से तैयारी करते रहो। आज शाम क्लास में सभी प्यारे साथियों को जरूर जुड़ना है, जरूर जुड़ना है, बेहतरीन तरीके से प्यारे गुड्डा, एक शानदार तरीके से आज क्लास में हम सभी को जुड़ना होगा, ठीक है। शानदार तरीके से जुड़िए। और आप लोगों का अब एक जो टॉपिक है, मैंने कहा जो शाम को कथन निष्कर्ष वाली क्लास होगी मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, और साथ में प्यारे साथी आप लोगों का जो इनपुट आउटपुट है टॉपिक, उस टॉपिक को मैं आप लोगों को एग्जाम के बाद कराऊंगा, क्योंकि कांस्टेबल में वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आप लोगों को जितना कराया आप उसका रिवीजन कर लो, और मैं वादा करता हूं जितना मैंने आपके बैच में कराया, विनायक बैच में, वो पूरी तरीके से सफिशिएंट है। कांस्टेबल का एग्जाम अगर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए प्यारे बच्चे, तो निश्चित रूप से मुझे फिर ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हर कुछ हमने इस बैच में पढ़ा है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, हमने बेहतर तरीके से इस बैच को किया है। हालांकि हमारा भी इनपुट आउटपुट बचा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा बैच खत्म हो गया, क्योंकि मैं उसे अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद कराऊंगा। और आपके इस बैच में अब मेरी जो क्लास होगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के बाद ही होगी। एक दिन क्लास लूंगा मैं, एक दिन क्लास लूंगा, कोई भी दिन एडजस्ट करके एक दिन क्लास लूंगा, लगभग 2-2.5 घंटे की, और उस दिन आपको पूरा टॉपिक समाप्त करा दूंगा, ठीक है। तो आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है आपने ये बैच, सभी प्यारे साथी। एक चीज और कहता हूं, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जितने लोगों का एग्जाम है बेहतरीन तरीके से देके आना, बिल्कुल परेशान मत होना, अपने कंटेंट पर शक मत करना, अपने भैया की मेहनत पर शक मत करना, सब कुछ पेपर में मिलेगा। और पेपर के बाद अगर तुम ये ना कह दो कि भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद इतनी बड़ी बात, क्योंकि मुझे पता है अभी तक एग्जाम किसी को नहीं पता कैसा आएगा, क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ हूं कि हां कुछ भी पूछा जाएगा, इतनी मेहनत करिए बेकार नहीं जा सकती, हर चीज क्लास से पूछी जाएगी, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस चीज को बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चे, ये एग्जाम तय करेगा कि हमारा कॉन्फिडेंस में बोली गई शब्द कितने बड़े हैं, कितने नहीं है। लेकिन प्यारे गुड्डा, मैं अब आप लोगों से आपकी क्लास में मिलूंगा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर के बाद, और आप सभी प्यारे वीर बेहतर तरीके से उसके बाद इनपुट आउटपुट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको अगर इनपुट आउटपुट में उलझा दूं तो सीधी बात है, आपको समझना होगा तो आपको पढ़ना भी होगा, लेकिन आपको अभी इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको कांस्टेबल के पेपर पर फोकस करना, और कांस्टेबल के पेपर में इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक बार आप लोगों से आपके पेपर के बाद प्यारे साथी आपकी इसी क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।